X% वार्षिक दर पर P रुपए उधार लेता है और B Y% वार्षिक दर पर Q रुपए उधार लेता है, कितने वर्ष बाद ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, ऋण बराबर हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगी, ये कह रहा है। तो दोनों अमाउंट को हमें इक्वल करना है प्यारे साथियों। तो पहले केस में आपने रुपए लिए P, तो P रुपए जो है R% की दर से X% की दर से, A ने X% की दर से P रुपए उधार लिए, कितने समय तक लिए तो पता नहीं, इसलिए इनको लिख दो T। दूसरी धनराशि Q है, तो Q पर हम यदि बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी Y, Q पर यदि बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना Y, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है Y इंटू वही T समय तक आपने उधार लिया, अपॉन में लिख दो 100। क्या किया, कह रहे हो दोनों अमाउंट यदि बराबर है, दोनों अमाउंट बराबर है, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दिया, तो पूरी क्वेश्चन को 100 से गुणा कर दो तो ये बनेगा 100 P प्लस PXT इज इक्वल टू 100 Q प्लस QYT। ठीक है, और जान दो Q बड़ा है तो इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ तो ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा PXT माइनस QYT इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो 100 कॉमन आ जाएगा, P माइनस Q। T की वैल्यू निकालनी है तो बन जाएगा 100 इंटू P माइनस Q अपॉन T कॉमन ले लिया तो PX माइनस QY आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है 100 इंटू P माइनस Q, सॉरी 100 इंटू, ये गलत लिखा आपने, सही करना है इसको, 100 इंटू, ध्यान देना, देखो 100 Q है ना, तो P रह जाएगा 100 इंटू Q माइनस P, 100 इंटू Q माइनस P, 100 इंटू Q माइनस P अपॉन PX माइनस QY, तो ऑप्शन हो जाएगा A। वापस रिपीट करें सारे स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान दे लें, एक बार वापस ध्यान दे लें, वापस ध्यान दे, देखो आपने क्या कहा कि A ने X% की दर से P रुपए उधार लिए, तो रुपए कितने हैं P, उन पर P पर X% की दर से T समय का ब्याज क्या होगा ये, और प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने पर अमाउंट बन जाता है, आगे फिर अमाउंट बन जाता है, दोनों अमाउंट बराबर, सब जगह 100 से गुणा करो, इसको राइट हैंड साइड ले आओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड, T की वैल्यू निकालनी है। आए अगले क्वेश्चन 81 पर ध्यान दें, पढ़े देखो क्वेश्चन नंबर 81। हाँ, एसआई के क्वेश्चंस कम ही आते हैं एग्जाम में बेटा सुनील, पर जो आते हैं वो 135 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं इन्हीं से काम चल जाएगा, उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन की जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपके पास आ जाएंगे, बाकी आपको एसआई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या कहा है, एक पिता अपनी दो बेटियों की उम्र 8.5 और 16 वर्ष पर, एक बेटी की उम्र 8.5 वर्ष है और एक बेटी की उम्र 16 वर्ष है, ठीक है, 35 लाख रुपए इस तरीके से छोड़ता है, 35 लाख रुपए छोड़ता है, 35 लाख रुपए देता है उनके दोनों के नाम पर, कि जब वो 21 साल की उम्र हो, जब इनकी 21 साल की उम्र हो तो इसका कितने साल तक, तो बड़ी बेटी का पैसा 5 साल तक रहेगा, छोटी बेटी का पैसा जो है वो यदि 9 मान ले तो ये कितना 12.5 साल तक रहेगा क्या, ठीक है, तो इतने समय तक रहता है, और ब्याज की दर 10% है, ध्यान देना ब्याज की दर 10% है, तो ये 12.5 वर्ष तक 10% ब्याज मिलेगा, इसको भी 5.5 वर्ष तक 10% ब्याज होगा, तो इसके लिए ब्याज परसेंटेज जो है 125% होगा, और बड़ी बेटी के लिए ब्याज जो है वो 50% होगा, ठीक है, इतना कहा गया है। क्या है, साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, बड़ी बेटी की धनराशि ज्ञात करो जब वसीयत बनाई गई थी, और ध्यान दो, देखो एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट ध्यान दो, यहाँ पे दोस्तों कहा गया है दोनों समान राशि प्राप्त होती है, दोनों को समान राशि प्राप्त होती है, इसका दोनों की अमाउंट इक्वल है, तो दोनों का अमाउंट इक्वल है, तो ध्यान दो, यदि हम ध्यान देना बोर्ड पर साथियों, यदि हम कहते हैं छोटी बेटी को X रुपए दिए और 125% ब्याज मिला तो 225% हो गया क्या अमाउंट, और ध्यान दो बड़ी बेटी को Y रुपए दिए 50% ब्याज मिला तो 150% हो गया क्या अमाउंट, तो यहाँ से X अपॉन Y आपको पता लग गया कि 25 से यदि काट दें तो 6 बार करता है और 25 से 9 बार करता है, यानी X अपॉन Y आ गया 2:3, और 2:3 में 5 की वैल्यू 35 है, 35 वैल्यू है आपके पास 5 की, इंटू बड़ी बेटी को तो 3 की वैल्यू चाहिए, तो हम कह देंगे सर 7 की 21 आंसर होगा। बोलो बात सबको समझ में आई क्या, सारे स्टूडेंट्स बात को समझते जाएं और कहते जाएं। वापिस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, सारे स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड पर ध्यान दें, समझें, 35 लाख रुपए दिए, एक बेटी, फर्स्ट बेटी छोटी है, दूसरी बेटी बड़ी है उसके नाम, और कहा दोनों जब 21 साल के, जब भी पहली 21 साल की होगी तब उसको जितने रुपए मिले, दूसरी भी जब 21 साल की होती है उसको भी उतने रुपए मिलने चाहिए, तो इसमें 8.5 साल वाली को 21 साल पर रुपए मिलता है और 16 साल वाली को भी 21 साल की जब होती है तब रुपए मिलता है, तो ध्यान दो 8.5 से 21 साल तक टाइम हो गया 12.5%, 12.5 वर्ष, और रेट अपनी 10% है तो दोनों का गुणा कर देंगे, आ जाएगा ब्याज, रेट इंटू टाइम क्या होता है, ब्याज परसेंटेज होता है, ऐसे दूसरी के लिए ब्याज होगा 50%, बट हमें कहा दोनों को जो टोटल धनराशि मिलती है वो इक्वल है, इसलिए फर्स्ट पार्ट पर 125% ब्याज से 225% और दूसरे पार्ट पर 50% ब्याज से 150%, एक्स और वाई यानी दोनों को जो रुपए दे रेशियो आ गए, तो हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, पढ़ो देखो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और बताओ, और करने की कोशिश करो सारे स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। सौरभ इस बैच में आप मैथ्स जो आपको पढ़ाया गया है इसको यदि आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो और समय पर मॉक टेस्ट यदि देते हो तो आपको 200 में से 200 मार्क्स मिलेंगे, ये कंफर्म है, ये बात हो चुकी है अब की बार। देखो क्या कहा है, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से यदि पैसे दिए जाते हैं तो टोटल जो ब्याज मिलेगा क्या 10% होगा क्या, और कह रहा है उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक दर से पैसे दें, तो समय वही 4 और 3% वार्षिक ब्याज से पैसे दें तो ब्याज मिलेगा 12%। पहले केस में ब्याज परसेंटेज 10 है, दूसरे में 12% है, तो कितना परसेंट है 2%, तो दोस्तों इस 2% की वैल्यू कितनी रखी है 60, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, तो हमें यदि प्रिंसिपल से तो 100% की वैल्यू निकालने क्या, तो 100% की वैल्यू जाएगी 3000, तो 3000 पूछा पूंजी इसलिए आंसर कर देंगे ए। तो ठीक है, बात सबको समझ में आई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो 84। देखो दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएगी। गौरव और रोहन ने सामान्य ब्याज दर से 6% और 7% से धन निवेश किया, 2 वर्षों के अंत में कुल ब्याज जो मिलता है, कुल ब्याज दिया है। गौरव का प्रारंभिक निवेश का 1/4 भाग, गौरव के प्रारंभिक निवेश का 1/4 भाग
बराबर है रोहन द्वारा निवेश किए गए धन के पांचवें भाग के, तो पांचवें भाग के। तो ऐसे गौरव और रोहन ने जो निवेश किया उसका रेशियो 4:5 आ गया। अब इनके ब्याज निकालने तो 400 500 मान लें क्या? तो क्या करेंगे, 400 पर 6% की दर से, 400 पर 6% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 48 होगा, और 500 पर 7% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा 35 दूनी 70 होगा, तो टोटल ब्याज 118 होगा क्या? और ध्यान दो 118 टोटल जो ब्याज मिला उसकी वैल्यू 354 है। 118 की वैल्यू 7 और 4 118 की वैल्यू 354 है, तो बताओ एक की वैल्यू जो है वो 3 होगी क्या? और एक की वैल्यू 3 है, हमें पूछ रहा है कुल कितनी धनराशि निवेश की दोनों ने, तो दोनों ने जो निवेश किया वो 900 किया क्या? तो 900 की वैल्यू क्या कह दोगे, 27 हो जाएगी क्या? बोलो यस या नो। क्या किया सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, गौरव के निवेश का 1/4, रोहन के निवेश का 1/5 है, तो गौरव और रोहन के निवेश का रेशियो आ गया 4:5। 4 और 5 को मैं 400 500 क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ परसेंटेज निकालना है। तो पहले पार्ट को मैंने मान लिया 400, दूसरे पार्ट को मान लिया 500, तो 400 का 6% से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 500 का 7% से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो ये ब्याज आ गया 118। और इस 118 की वैल्यू क्वेश्चन में 354, तो एक की वैल्यू 3। पूछ रहा है टोटल कितना निवेश किया, तो टोटल 900 निवेश किया, उसकी वैल्यू क्या होगी? एक बार यस या नो लिखकर कमेंट करें, यस या रिपीट लिखकर, यस लिखें या रिपीट लिखें और आगे बढ़े फिर। इतना आज मिल जाएगा, चेक कर लेना आज। देखो क्या कहा, अंकुर 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि मेगा से उधार लेता है। अंकुर पैसे उधार लेता है, अंकुर पैसे उधार लेता है, किससे लेता है? मेगा से। मेगा से किस रेट पे लेता है? 8% पे, ठीक है। और दोगुनी धनराशि 9% की दर पर, इससे यदि x रुपए लेता है तो दोगुनी धनराशि x पर 9% की रेट पर हर्षिता से उधार लेता है। हर्षिता से भी रुपए लाता है 2x की रेट पर, और ब्याज की रेट होती है 9%, ठीक है। और कुछ और धनराशि मिलाकर शालिनी को 10% की ब्याज की दर पर उधार दे देता है। उससे अंकुर को ये सारे रुपए मिलाकर वो शालिनी को दे देता है 10% की दर पर, जिससे उसको 1400 रुपए का लाभ होता है। अंकुर शालिनी को 40,000 रुपए दे रहा है, तो अंकुर यदि शालिनी को 40,000 रुपए दे रहा है तो 40,000 का 10%, और 40,000 का 10% यानी उसको ब्याज के रुपए मिले 4,000। 4,000 में से 1400 रुपए उसका लाभ है, तो इसका मतलब ये 2600 रुपए क्या है? तो 2600 रुपए है एक्स पर 8% की दर से ब्याज, एक्स पर 8% की दर से ब्याज, और 2x पर 9% की दर से ब्याज। ये जो है ये हमारे पास 2600 है। समझना मेरे प्यारे साथियों, वापस ध्यान दो। ये मान लो मैं हूं कौन, अंकुर, और मैं क्या करता हूं, किसी व्यक्ति से x रुपए लेके आता हूं 8% की रेट से, किसी दूसरे व्यक्ति से 2x रुपए लेके आता हूं 9% की दर से। वो तो रुपए थे कुछ मेरे पास, तो दोनों को मिला है, और मैंने किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया, किस रेट से दिया? कितने रुपए दिए? 40,000। कितने रुपए दिए? 40,000 रुपए दिए। तो 40,000 रुपए मैंने किसी तीसरे व्यक्ति को मिलाकर ये रुपए 40,000 दे दिए। तो 40,000 जब मैं किसी को उधार दूंगा तो 40,000 का 10%, 4,000 रुपए मुझे ब्याज मिलेगा, और 4,000 जो ब्याज मिलेगा उसमें कह रहा हूं मैं 1,400 रुपए लाभ कमा रहा हूं, इसका 1,400 रुपए लाभ घटा दूं तो क्या बाकी जो रुपए है 2600 वो यहाँ पे लाभ है क्या? तो ध्यान दो, 18 और 8 26 एक्स हो गया, 26/100x इज इक्वल टू 2600 है, तो एक्स की वैल्यू 10,000 आ जाएगी। क्या पूछा, बात करूं, कह रहे अंकुर ने मेगा से कितने रुपए लिए थे? तो एक्स रुपए लिए थे। अंकुर ने मेगा से एक्स रुपए लिए थे, एक्स की वैल्यू अपने पास 10,000 है। तो बात समझ में आई सबको? सारे स्टूडेंट्स को यदि बात समझ में आई तो मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई है, आप आगे बढ़े, यस या रिपीट लिखकर। यानी 40,000 मैंने किसी को उधार दिए 10% की दर पर, तो मुझे 4,000 रुपए मिले, और 4,000 में से मैं कह रहा हूँ 1,400 रुपए का तो मेरा खुद का पर्सनल लाभ हो गया। इस तरह मैंने जो ब्याज दिया वो आपका कितना था? 2600। किस पर ब्याज दिया? एक्स का 8% दिया, 2x का 9%। विकास भाई ध्यान दो बोर्ड पर, विकास भाई बोर्ड पर ध्यान दो। एक्स रुपए तो किससे लेके आए हो? सारे स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दे ले, ठीक है। ध्यान दो, एक्स रुपए किससे लेके आया? एक्स रुपए किससे लेके आया? एक्स रुपए किससे लेके आया? वो मेगा से। फिर 2x रुपए किससे लेके आया? 2x रुपए किससे लेके आया? तो आप कहोगे 2x रुपए लेके आया, किससे लेके आया? हर्षिता से, तो उस पर ब्याज लगाएंगे, ठीक है। और कुछ रुपए उसके पास थे, ठीक है। तो ये सारे जो रुपए बने वो 40,000 बने। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस 2y प्लस x प्लस 2x बराबर y है? अरे यदि मैं एक काम करूं कि ये तो मेरा ब्याज लग गया, और 40,000 मैंने उधार दिए, उस पर जो ब्याज होगा 10%, तो 40,000 पर जो ब्याज है 10%, उसमें से खुद का जो ब्याज लग गया वो घटा दो, तो क्या मेरा लाभ के बराबर होगा क्या? भाई ये टोटल रुपए मैंने उधार दिए, ये मैं किसी से लेके आया, तो बचा हुआ ब्याज हुआ क्या? तो या तो इसको सोल्व कर लो, लिख लो क्वेश्चन को, या सीधा सा समझो, आपने उधार कितने दिए भाई? 40,000। किस रेट पे दिए? 10,000 पे, सॉरी 10% पे, तो आपको ब्याज कितना मिला? 4,000। 4,000 में आप कह रहे हो 1,400 रुपए आपको लाभ हुआ। लाभ हुआ नहीं, आपने अपने वाले जो रुपए मिलाए थे उनका ब्याज 1,400 है, तो 4,000 में से 1,400 घटा दो, जो उधार लाए थे उनके ब्याज कितना है? 2,600। तो वो ब्याज है x का 8% प्लस 2x का 9%, जो 2,600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान दो 87। सारे स्टूडेंट समझे और बताएं। देखो ध्यान दो, एक बात मैंने बताया था आपको, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देकर समझ लें। एक बात मैंने बताया था, प्रिंसिपल बराबर रेट इनटू टाइम, सॉरी इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होता है। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होता है, ये बात मैंने समझाई थी ना आपको। तो इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होता है, ये बात मैंने समझाई थी ना। और साथ में मैंने एक बात बताई थी कि जब भी रेट 2% इंक्रीज हो या टाइम 2% इंक्रीज हो, या तो टाइम 2 वर्ष इंक्रीज हो या रेट 2% इंक्रीज हो, तो ये दोनों जो इंक्रीज होते हैं वो किस पर होते हैं? प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल का 2% और प्रिंसिपल का इंटू करते हैं 2 से, तो यही हमारा ब्याज का डिफरेंस आता है क्या? यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए, और वही यहाँ पूछा गया है, इसलिए आंसर जो होगा वो क्या होगा? कांट बी डिटरमाइन। आपको मैंने कहा रेट 2% बढ़ाए तो किसका ब्याज बढ़ेगा? प्रिंसिपल का 2% ब्याज बढ़ेगा। प्रिंसिपल ही नहीं है तो किसका बढ़ेगा? बता नहीं सकते, इसलिए आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। पढ़े देखो क्वेश्चन नंबर 88।
थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और पढ़कर आंसर दें। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और पढ़कर आंसर दें। हंसराज, रेट इंटरेस्ट बराबर पी आर टी में रेट 2% बढ़ाने पर क्या प्रिंसिपल इंटू रेट +2 होगा क्या? तो +2 जो है वो किस पर इंक्रीज होगा? पी पर, तभी तो ब्याज चेंज होगा ना। तो इसमें +2 किस पर निकाले? पी पर, और पी हमारे पास है नहीं, इसलिए कांट डिटरमाइन, क्योंकि पी चाहिए वही पूछ रहा है। आपको मैंने सिखाया था रेट 2% बढ़े, इसमें ब्याज प्रिंसिपल का 2% बढ़ेगा, ठीक है, और रेट का 2% बढ़े, इसमें ब्याज 2% बढ़ेगा। इन बातों में डिफरेंस देखो, रेट 2% बढ़ना मतलब प्रिंसिपल का 2% ब्याज बढ़ेगा, और रेट का 2% बढ़ना, रेट का 2% बढ़ना इंटरेस्ट 2% बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ तो रेट 2% बढ़ी है तो प्रिंसिपल का 2% बढ़ेगा, प्रिंसिपल नहीं पता इसलिए कांट बी डिटरमाइन। क्या करें, अरुण ने जयंत से कुछ धनराशि उधार ली, 4 वर्षों के लिए ब्याज जो है वो 8% है, 4 वर्ष रखेगा ब्याज 8% लगेगा। ये टाइम है आपका, ये आपका टाइम है, ये रेट है, तो 32% ब्याज लगेगा 4 वर्ष का। 4 वर्ष रखने पर ब्याज 8% होगा, अगले 6 वर्ष रखेगा ब्याज 10% होगा। 6 वर्ष का ब्याज यदि 10% होता है तो टोटल ब्याज लगेगा 7%। और उसके बाद कितने भी वर्ष रखे ब्याज है 12%, और टोटल कितना वर्ष रखा? 15 वर्ष। टोटल कितने रखा? 15। तो 4 और 6 10 के बाद 15 करना, तो कितने वर्ष बचे? 5। और अगले 5 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो 12% है, तो आपका ब्याज होगा 7%। ध्यान देना, टोटल ब्याज हो जाएगा 120 और 32 152%, और 152% की वैल्यू 12 160 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 80। तो अभी प्रिंसिपल पूछा तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 8000, और 8000 तो आंसर हो जाएगा 8000, ऑप्शन हो जाएगा सी। वापिस ध्यान देना दोस्तों, ये इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ इतना ही है बस। ये कहां से आया? तो टोटल धनराशि आपने रखी 15 वर्ष, तो 4 साल का ब्याज 8%, 6 का 10, 10 हो गए तो बचे 5 वर्ष का ब्याज, बचा जो ब्याज, तो टोटल ब्याज कर लो 152% टोटल ब्याज के बराबर, ये हमारे को दिया है। पर ये ध्यान देना, ये क्या था? ब्याज था, इसने यहां से ब्याज निकाला, ब्याज के बराबर कर दिया। चलो 89 का आंसर दो। और आपको कितनी भी बार बोलते हैं, आप ना कमेंट नहीं करेंगे कि सर हाँ ठीक है, वाई यार रिपीट कर रहा है, क्या है, ऐसी बात आप नहीं करेंगे। ये बात मेरे समझ में आ गई अब। सुनील, इतना भी नहीं लिखना, ओनली वाई और आर लिखना है, वाई और आर लिखना है। सारे स्टूडेंट को बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर दो। देखो क्या कहेंगे, नितिन एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6%, लिख लो टाइम और रेट। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज का रेट 6% है, तो ब्याज परसेंटेज हो जाएगा वो 18% हो जाएगा। पहले 3 वर्ष का ब्याज 18%, अगले 5 वर्ष का 9%, अगले 5 वर्ष का 9%, तो 9% हो जाएगा 45% हो जाएगा ब्याज परसेंटेज। और 8 वर्ष के बाद 13%, इसके बाद 13%, और 11 वर्ष पैसे रखे 11 वर्ष, तो 8 वर्ष हो गए तो कितने वर्ष बचे? 3, और 3 वर्ष का ब्याज का रेट है 13%, तो टोटल ब्याज हो जाएगा 39%। जोड़ दो, 8 5 13 और 9 22 का 2, 5 4 9 1 10, तो टोटल ब्याज आ गया 102%, टोटल ब्याज आ गया 102%। बट यहाँ देखो, ध्यान दो, कह रहा है उससे मिश्र धन के 16,160 का भुगतान करना होता, तो अमाउंट दिया है 16,160। तो मुझे बताओ, अमाउंट यदि 16,160 है और ये आपके पास ब्याज है, तो अमाउंट कितना होगा? ब्याज में प्रिंसिपल जोड़ने पर अमाउंट बनता है ना, 202% हो जाएगा। तो ये 202 की वैल्यू है, और प्रिंसिपल चाहिए तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो काट दो 80 बार, इसलिए आंसर हो जाएगा 8,000। तो 8,000 आपका ऑप्शन है सी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में यदि ब्याज दिया है तो ब्याज के निकले ब्याज परसेंटेज लिखोगे, इंटू कर दोगे 100 से। यदि क्वेश्चन में अमाउंट दिया है तो नीचे अमाउंट परसेंटेज लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100 से। ये बात सारे स्टूडेंट ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन में ब्याज दिया था इसलिए ब्याज की वैल्यू रखी, या हमें थोड़ा दिया है, क्या दिया है? अमाउंट दिया है, तो अमाउंट की वैल्यू रखेंगे। एक्सेप्ट की क्लासेज चलेंगी जब तक आपका ऐसा ही चलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, फटाफट पढ़ो। सुनील 202% आपने पूरा ऐसा ही पढ़ने के बाद यदि ये क्वेश्चन पूछना तो मुझे आपको मारने का, डंडे मारने का मन कर रहा है। ब्याज कितना है? 102%। ब्याज कितना? 102%। प्रिंसिपल कितना होता है जब परसेंटेज में होता है? तब 100%। तो अमाउंट क्या होगा? दोनों का सम होगा क्या? तो इसका अमाउंट की वैल्यू है, प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए। ये जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दे भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे सुनील, ऐसे काम नहीं चलेगा, वरना डंडे से पिटाई हो जाएगी, मोबाइल के अंदर से डंडा आएगा और काट पे पड़ेगा ऐसे टक 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 टक। लगभग 15-16 क्लास होंगे टोटल गौरव। देखो
कहा है अनिल ने 8% और 7% की ब्याज दर पर दो धनराशियां दी। अगर पहली धनराशि और दूसरी धनराशि के सापेक्ष 6 मास पहले ली गई, अनिल प्रत्येक भाग पर 2560 का धन प्राप्त करता है। इसका मतलब दोनों केस में अमाउंट भी सेम है और दोनों केस में प्रिंसिपल भी सेम है। तो प्रिंसिपल में जो भी टाइम है, रेट है 8 इंटू जो टाइम है उससे यदि गुणा कर दें, ऐसे ध्यान दो, देखो प्रिंसिपल में जो भी रेट है आपकी 7, उसको टाइम T2 से गुणा कर दें तो ये दोनों अमाउंट हो जाएंगे क्या? देखो क्या कह रहा है, दोनों केस में 2560 का धन प्राप्त हुआ। इसका मतलब दोनों केस में अमाउंट क्या है, इक्वल है क्या? और दोनों केस में अमाउंट यदि इक्वल है तो लिखो प्रिंसिपल प्लस 8% की दर से इस पर ब्याज, प्रिंसिपल प्लस 8% की दर से टी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से T1 अपॉन T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/8। और ध्यान दो दोनों की डिफरेंस एक की वैल्यू 6 माह है, दोनों की डिफरेंस एक की वैल्यू 6 माह है, तो 8 की वैल्यू 8 गुना 1/2 क्या 4 वर्ष हो जाएगा क्या? यानी दूसरा वाला टाइम है आपका 4 वर्ष। क्या पूछ रहा है, मूलधन ज्ञात करो। तो ध्यान दो 4 वर्ष तक 7% की दर से यदि ब्याज दे तो टोटल ब्याज 28% होगा क्या? तो दूसरे वाली धनराशि से आप निकालो, दूसरे वर्ष का टाइम 8 को आधे से गुणा किया 4 वर्ष आ गया। 4 वर्ष तक 7% से यदि ब्याज दें तो ब्याज 28% होगा, और ब्याज यदि 28% है तो अमाउंट कितना होगा 128%। और 128% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 2560। तो 2560 दोस्तों वैल्यू 128 की गुणा में प्रिंसिपल से तो इंटू करते हैं 100 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 2000। तो आंसर है बी 2000। ओके 7/8 भाई, ठीक है, इसकी वैसे भी जरूरत नहीं थी मुझे, ये बता दिया करो भाई, थैंक यू भाई। हंसराज क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। सुमन, कनक, हंसराज, आनंद, सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को 2 बार पढ़े। एक बात बताओ, अनिल ने 2 समान धनराशियां ली, तो पहली धनराशि थी बी ली, तो दूसरी भी कितनी ली बी। पहली धनराशि पर P% की दर से 8 P वर्ष का 8% की दर से T1 समय तक का जो ब्याज है, और दूसरी धनराशि भी P है जिसपे 7% की दर से T2 समय तक का जो ब्याज है। और ब्याज की बात कह रहा है 6 महीने का टाइम का मैं छोड़ दू, अनिल ने प्रत्येक भाग से 2560 रुपए प्राप्त किए, तो दोनों भाग से जो अमाउंट प्राप्त हुआ वो दोनों बराबर हुआ क्या? तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने पर तो अमाउंट बराबर होता है, तो प्रिंसिपल तो सेम है तो हट गए। तो यहाँ से T1 और T2 का रेशियो आ जाएगा आपके पास 7/8, और 7/8 में दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो 8 की वैल्यू आधे से गुणा करते हैं तो 4 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष तक 7% से ब्याज मिला तो 28% ब्याज मिला क्या? और ब्याज 28% है, तो ब्याज में यदि 100 प्रिंसिपल जोड़ दें तो क्या अमाउंट 128% होगा? और 128 की वैल्यू है तो प्रिंसिपल 100 की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर लगा देंगे 2000। तो मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन एक बात ध्यान रखना, आंसर 2000 नहीं होगा, 2000 तो एक पार्ट है, 2000 दूसरा पार्ट है, इसलिए टोटल जो आंसर कहोगे वो 4000 कहोगे। बोलो आया क्या थोड़ा बहुत समझ में? पढ़ो देखो, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है कमेंट करो, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में कमेंट करो। तो 6 महीना कितना होता है, आधा होता है क्या? तो 7 और 8 का डिफरेंस 1 की वैल्यू आता है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 गुणा आधा 4, इसलिए गुणा किया आधे से। किसी भी एक टाइम को निकालो, हंसराज को जरूरी थोड़ी है 7 की वैल्यू निकालो, 3.5 आ जाएगी, 3.5 वर्ष को गुणा कर दो उस रेट से जो चाहिए वो। हाँ नेटवर्क कर सकते हो ऐसा। चलो ध्यान में देखो, 3 व्यक्ति हैं, आनंद है, अवधेश है। ध्यान में देखो क्या कहा है, 3 व्यक्ति हैं, आनंद है, अवधेश है और अनिल है। ठीक है, 12% की दर से अलग अलग 1 वर्ष के लिए धनराशि निवेश करते हैं और टोटल ब्याज 3240 मिलता है। यदि अवधेश के द्वारा निवेश की गई राशि आनंद के द्वारा निवेश की गई राशि से 5 अधिक है, तो आनंद ने यदि P रुपए निवेश किए तो अवधेश करेगा P प्लस 5000। और अनिल द्वारा निवेश की गई राशि की से 2 अधिक है, तो अनिल ने जो निवेश की वो अवधेश से 2000 अधिक है, तो इसका हो जाएगा 7000। तो इस पर भी ब्याज 12% मिलेगा, इस पर भी ब्याज 12% मिलेगा, और इस पर भी ब्याज 12% मिलेगा, टाइम 1 वर्ष ही है। तो यहाँ से P का 12%, P का 12% और P का 12%, तो क्या 3P का 12% होगा क्या ब्याज? प्लस ध्यान दो, 5000 का 12% 600 और 7000 का 12%
12,784, 684 और ब्याज होगा, और ये टोटल ब्याज है अपना 3240। ध्यान देना, देखो पी रुपए आनंद ने लगाए ब्याज 12%, इसने पी पे 12% तो लिया, 5,000 और लगाए तो उसका 12% और मिलेगा, इसने पी पे 12% ब्याज तो लिया प्लस 7,000 और लगाए बिजनेस में तो 7,000 का भी 12% मिलेगा, तो पी का 12%, पी का 12%, पी का 12%, तो तीनों का सम करना है, तो 3 पी का 12% प्लस 5,000 का 12% 600 प्लस 7,000 का 12% 840, और ये हमारे पास है। तो यहाँ से मुझे बताओ 36 पी बटा 100, क्या 36 पी बटा 100 ये 1440 यहाँ घटा दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1800 की, क्या तो पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 36 से काट दो कितनी बार काटोगे बोलो, 36 से 5 बार, तो पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5,000, पी की वैल्यू आ गई 5,000। क्या पूछ रहा है ध्यान देना, पी का मतलब जो पहला व्यक्ति है कौन, आनंद, आनंद ने लगाए 5,000, हमें पूछ रहा है अवधेश ने कितने लगाए, तो 5,000 अधिक लगाए इसलिए इसने कितने लगाए 10,000, तो आंसर हो जाएगा 10,000। बोलो ठीक है क्या बात, भाई कहा पी पर ब्याज 12%, पी पर 12 प्लस 5 पर 12, पी पर 12 प्लस 7 पर 12, टोटल ब्याज बराबर 3240, पी की वैल्यू निकाल ली, और हमें ये चाहिए तो 5,000 जोड़ देंगे। 92 पढ़ो, बताओ देखा हुआ क्या, फटाफट बताओ क्वेश्चन को देखा हुआ है क्या। अरे कुछ भी नहीं करना, एजुकेशन में सिखाया तो था। फर्स्ट पार्ट पर ब्याज का रेट कितना है 10%, दूसरे पार्ट पर ब्याज का रेट कितना है 20%, ओवरऑल ब्याज का रेट कितना है 14%, घटा तो ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 4, तो रेशियो आ गया 3:2 प्रिंसिपल का। 3 की वैल्यू 12,000 दे रखी है, तो 12,000 वैल्यू है 3 की, हमें टोटल कितनी करना थी, तो 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20,000, तो 20,000 आंसर। तो याद आएगा कुछ, आया ना याद कुछ, ऐसे जब याद आएगा तो काम चल जाएगा आपका, हो जाएगा काम। चलो पढ़ो, लगाओ, जो पढ़ चुके हो वही है, ये क्वेश्चंस पहले मैंने एलिगेशन में आपको पढ़ा दिए हैं, ये क्वेश्चंस एलिगेशन में पहले ही पढ़ा चुका हूं। सुमन इसको एसआई से यदि करना है तो ऐसे करेंगे, लिख दो 12,000 पर ब्याज कितना मिल रहा है 10%, एक्स रुपए पर ब्याज कितना मिल रहा है तो कहोगे 20%, तो टोटल 12,000 प्लस एक्स पर ब्याज कितना है तो कह दोगे कितना परसेंट, 14%। साधारण ब्याज से ऐसे करेंगे। इधर ध्यान दो, देखो फर्स्ट पार्ट पर ब्याज कितना है 5, सेकंड पार्ट पर ब्याज की रेट है 8, ओवरऑल ब्याज की रेट निकालो, ये रेट है तो रेट निकालो, रेट बराबर होगा 300 ब्याज है 3 वर्ष में, और 1950 पर है ये ब्याज, तो 100 पर कितना होगा, इंटू कर दो 100 से, 3 से काट दो 100 बार, 0 से काट दो 0, 5 से काट देंगे 2 बार, तो 5 से काट देंगे तो बन जाएगा दोस्तों 5 3 15, 5 3 15 9 5 45, तो 200 बटा 39, 200 बटा 39। फर्स्ट पार्ट पर ब्याज का रेट था 5, दूसरे पार्ट पर ब्याज का रेट है कितना 8, ओवरऑल ब्याज का रेट है आपका 200 बटा 39, 39 को यहाँ गुणा करो ये बनेगा, 39 को यहाँ गुणा करो ये बनेगा 195, 39 को 8 से गुणा करो बनेगा 312, और 39 को यहाँ गुणा करो 200 बता लो तो रेशियो जाएगा 112:5, और यही आपके प्रिंसिपल का रेशियो है। तो यही तरीके है कैसे आपको यूज लेने, ये आपका काम है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस जब आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से आपको मिलते जाएंगे, नए नए क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, और आप प्रैक्टिस यदि कर रहे हैं सही तो आप सही तरीके से कर पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं गाड़ी जाके आपकी अटकनी है, ये कन्फर्म है। अब आप गाड़ी अटकाना चाहते हो तो मत करो प्रैक्टिस, और गाड़ी को उड़ाना चाहते हो कि गाड़ी उड़ जाए बस एग्जाम के अंदर, हमें सारी चीजें हमारी आसानी से हो जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस इतनी करनी है दोस्तों जितना, देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जितनी सीट आपको मिलनी है टॉपिक वाइज, जितनी सीट आपको मिली है टॉपिक वाइज, प्लस कोई भी मॉक, यदि प्री की बात करें तो 40 मॉक, प्री की यदि बात कर रहे हो तो 40 मॉक, और मेंस की यदि बात कर रहे हो तो 20 मॉक, प्री के 20 मॉक और मेंस के, ये आप यदि रिवाइज करते हैं तो 2019 का तो देखो एग्जाम जल्दी है, मेंस का मैं कह नहीं सकता, पर 20 का एग्जाम जब होगा तो 200 में से 200 मार्क्स आएंगे, बट ये आपको 6 से 7 बार मिनिमम रिवाइज करना पड़ेगा। जितनी भी टॉपिक वाइज सीट, चाहे मेंसुरेशन की हो, चाहे ज्योमेट्री की हो, अलजेब्रा की हो, ट्रिग्नोमेट्री की हो, किसी की भी जो टॉपिक वाइज सीट आपको मिली है, टॉपिक में भी टाइप वाइज जो सीट आपको मिली है, उन सभी सीट प्लस, उन सभी सीट प्लस जितने, यदि आप प्री की बात करें तो 40 मॉक परचेज कर लो प्री की, और मेंस में यदि हो तो 20 मॉक परचेज कर लो, ये 60 मॉक प्लस जितनी भी सीट है, उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने बार 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 प्रैक्टिस की तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। जितने 7-8 दिन की बात हो रहा है, खूब प्रैक्टिस को टाइम मिल जाएगा, खूब टाइम मिल जाएगा। देखो क्या कहा है, 7,680 को एबीसी में इस प्रकार काटना है, पार्ट ए पर जो रेट है वो 15% है, पार्ट बी पर रेट है 12% है, और पार्ट सी पर रेट है 10%।
और टोटल जो ब्याज मिला वो 960 रुपए ब्याज मिला। वर्ष के अंत में कुल 960 का लाभ हुआ, इसका 960 ब्याज मिला। 960 ब्याज मिला किस पर जी? 7680 पर। एक वर्ष में मिला है, गुणा करते हैं 100 से, तो ये 96 से कट रहा है 8 बार, 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। तो ओवरऑल जो ब्याज आता है वो 12.5% है। तो ध्यान दो, इनमें एलिगेशन लगाएंगे 0.5 आएगा, इसमें एलिगेशन लगाएंगे 2.5 आएगा। तो इनका जो रेशियो है हमारे पास, इन दोनों का जो रेशियो वो तो आ गया 1:5। ध्यान दो, ए और बी में तो एलिगेशन लग गया, पहले पार्ट की रेट 15 है, ये 12 है, और ये ओवरऑल रेट है। ओवरऑल का मतलब ए बी सी की रेट है, ठीक है। घटाया तो रेशियो आ गया यहाँ से प्रिंसिपल का 1:5। और यहाँ देखो, ध्यान दो, बी और सी में एलिगेशन नहीं लगा सकते, इसलिए ए और सी में लगाएंगे, ये 15 है तो ये 2.5 होगा, ये 2.5 होगा, दोनों बराबर है, इसमें रेशियो होगा 1:1। तो ये हमारे पास रेशियो है ए बी और सी का। जब भी दोस्तों ओवरऑल रेशियो हमारे पास होता है तो ए बी सी का जब कंबाइंड रेशियो निकालते हैं तो ए और बी का 1 और 5 है, ए और सी का 1 और 1 है, तो क्या सम करते हैं क्या? बोलो यस या नो, याद है क्या सबको? अरे मेरे भाई लोगों, ये बात याद है क्या? सब सम करते हैं। और 2 5 1 यानी 8 की वैल्यू आपके पास 7680 है, 7680 वैल्यू है 8 की। आपको वैल्यू चाहिए क्या? ए को कितनी धनराशि? तो ए वाला रेशियो कितना है? 2 की वैल्यू चाहिए। 8 से काट दो इसको, कितनी बार? 960 बार। तो आंसर हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18, 1920। 1920 का आंसर हो जाएगा सी। यशवी, मेरा जो मैथ का ग्रुप है वो है इजी मैथ्स विद मेरा सर, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे जाके आप ज्वाइन कर लो। ठीक है साथियों, चलो तो यहाँ तक क्वेश्चन करना। 97 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2 क्लास और होंगी इसकी, फिर हम पढ़ेंगे सीआई एसआई। सीआई पढ़ेंगे, एसआई तो चल ही रहेगा अपना, तो सीआई पढ़ेंगे 2 क्लास के बाद। देखो ध्यान दो दोस्तों, साधारण ब्याज की बात करें तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्या है? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में खुद का 2 गुना हो गई तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? 5 वर्ष में खुद का 2 गुना हो गई तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों हम जानते हैं इंटरेस्ट बराबर पीआरटी में, इंटरेस्ट बराबर पीआरटी में यदि आर और पी की बात नहीं की गई है, आर और पी में कोई भी चेंज नहीं है, आर और पी में यदि कोई भी चेंज नहीं है तो इंटरेस्ट में जितना चेंज आएगा, इंटरेस्ट में जितना चेंज आएगा उतना ही चेंज टाइम में आएगा। बोलो यस या नो? यदि आप कह रहे हो साधारण ब्याज बराबर पीआरटी होता है और साधारण ब्याज बराबर पीआरटी में पी और आर में कोई चेंज नहीं है, मूलधन और रेट का कोई भी चेंज नहीं है, तो टाइम में जो चेंज होगा, टाइम में जो चेंज होगा क्या वही चेंज इंटरेस्ट में होगा? तो ध्यान दो, धनराशि 2 गुना होने का मतलब होता है, धनराशि 2 गुना होने का मतलब है अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ये है। तो बोलो ब्याज कितना आया? 1 है, तो पहले ब्याज है 1। अब धनराशि कितना? 4 गुना चाहिए, तो 4 गुना चाहिए तो ब्याज कितना चाहिए जी? ब्याज कहोगे 3 चाहिए। लिखो, पहले 5 वर्ष में होती थी, अब कितने वर्ष में होगी? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा 15 ईयर। ठीक है साथियों, सबको आवाज आ रही है? वीडियो चल रहा है? सारे फ्रेंड्स एक बार मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ध्यान तो देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? बोर्ड पर ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में हम है, क्वेश्चन नंबर 100। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 है, ये रहा। क्या कह रहा है? पढ़ लो सारे फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ लो और क्वेश्चन का आंसर दे दो। मनीष, मेरे यहाँ नेट की स्पीड एकदम अच्छी है, जियो फाइबर जिस स्पीड से चलता है उसी से चल रहा है आज भी, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, एकदम सही है, स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या कहा है, 2000 रुपए 5% साधारण ब्याज से 24,500 रुपए हो गए, तो बताओ समय ज्ञात करो। तो देखो, टाइम यदि ज्ञात करना है तो काम कर सकते हो, टोटल इंटरेस्ट में 1 ईयर के इंटरेस्ट का भाग दे दो, टोटल इंटरेस्ट में 1 ईयर के इंटरेस्ट का भाग दे दो। और टोटल इंटरेस्ट में यदि 1 ईयर के इंटरेस्ट का भाग देते हैं तो ध्यान दो, टोटल 20,000 का 5% ब्याज निकाल लें तो बताओ एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? 20,000 का 5% निकाले, 20,000 का 10% 2,000 होगा, तो 5% 1,000 होगा, तो एक वर्ष का ब्याज तो 1,000 है, तो टोटल ब्याज कितना है? 4,500। यदि डिवाइड कर दें मेरे साथियों तो क्या टाइम 4.5 ईयर आ रहा है क्या? अच्छी बात है, रिकेश आपके पास यदि जियो फाइबर है तो अच्छा है, चलाओ मस्त। चलो पढ़ो, क्या है? 21,000 रुपए की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से बढ़कर 30,000 हो जाती है, तो कितने समय में होगी? ज्ञात करो। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या डाउट है? सुदीप, संदीप बिना बोलो फटाफट।
बताओ फटाफट बताओ। हाँ गौरव बाद में पढ़ाएंगे। तो एग्जाम को क्या कहा गया है, 21,000 रुपए की धनराशि 10% की दर से उधार दी, तो एक वर्ष का ब्याज कितना है? तो एक वर्ष का ब्याज 10% से 21 हो जाएगा क्या? और टाइम निकालना है तो टोटल ब्याज कितना है जी 9,000, और 9,000 में 21 का भाग दे दो, तो जान दो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आ जाएगा 30/7। और 30/7 होता है 728, तो 4 सही 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। 4 सही 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। तरीके से अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे बात करो, यदि वहां क्लास कट हो जाती है तो। देखो कहा एक राशि कुछ समय के लिए एक निश्चित 10% की ब्याज दर से 3500 हो जाती है। ध्यान दो, जब ब्याज 10% रेट होता है तब होती है 3500, और ब्याज की रेट जब 8% होती है तो धनराशि बनती है 3,000। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जितनी रेट बढ़ी उतना ही ब्याज बढ़ा क्या इधर? इसका जो रेट 2% आपने बढ़ाई, उस 2% के कारण ब्याज मिलता है 500। ध्यान दो 2% के कारण यदि ब्याज मिलता है 500, तो 8% के कारण ब्याज कितना मिलेगा? तो 8% के कारण ब्याज मिलेगा 2,000, और 8% के कारण ब्याज यदि 2,000 मिलेगा तो प्रिंसिपल कितना होगा? तो प्रिंसिपल में से 2,000 घटा दो, सॉरी अमाउंट में से 2,000 माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1,000। तो 1,000 रुपए रेट आपकी 8% से ब्याज देते हैं 2,000, तो टाइम ज्ञात करो। यही हुआ क्या क्वेश्चन? ध्यान देना दोस्तों, साथियों ध्यान देना, देखो क्वेश्चन को समझना। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि 10% रेट पर पैसे इतने बनते हैं और 8% रेट पर पैसे इतने बनते हैं। तो यहाँ ब्याज की रेट कितनी ज्यादा है? 2%। और 2% के कारण कितना ब्याज मिला? 500। तो 2% के कारण ब्याज यदि 500 है, रेट 2% होने पर ब्याज 500 मिल रहा है, तो मुझे बताओ रेट 8% होने पर ब्याज कितना मिलेगा? 2,000। तो प्रिंसिपल आपका अमाउंट यदि 3,000 है तो प्रिंसिपल 2,000 माइनस करते ही ब्याज आपका प्रिंसिपल 1,000। अब ध्यान दो, देखो टाइम चाहिए तो टोटल ब्याज है 2,000। तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? इसका 8% निकालो 80, तो 25,200 होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 25 ईयर। इसलिए दोस्तों आंसर हो जाएगा 25 ईयर। ये हरिकेश में ना डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन पे रहते हैं, उस अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग नेट सर्विस अच्छी है। तो आप जहां रहते हैं वहीं पता चलेगा आपको कि कौन सी नेट सर्विस आपके एरिया में अच्छी है। बाकी सभी अच्छे हैं, बट आपके एरिया में कौन अच्छा है ये आपको आपके एरिया में जहां रहते हैं वहीं से पता चलेगा। चलो देखो ध्यान दो, 124 क्या कह रहा है, पढ़ो। ऐसा ही क्वेश्चन जैसा अभी किया वैसा ही क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, कहा है ब्याज की रेट 24% होने पर, ब्याज की रेट 24% होने पर, ब्याज की रेट 24% होने पर रुपए मिलते हैं 10,000। टोटल अमाउंट होता है 10,000। वही राशि 8% पर 4,000 होती है, 8% रेट पर होती है 4,000। तो मुझे बताओ कितना ब्याज की रेट एक्स्ट्रा है? 16%। और 16% के कारण रुपए कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 6,000। तो 16% रेट 16% होने पर ब्याज यदि आपका रेट 16% होने पर ब्याज यदि आपका रेट 16% होने पर ब्याज यदि 6,000 है, तो रेट 8% होने पर, रेट 16% होने पर ब्याज 6,000 है, तो रेट 8% होने पर ब्याज कितना होगा? 3,000। ध्यान दो बोर्ड पर, रेट 8% पर ब्याज 3,000 है और अमाउंट आपका 4,000 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 1,000। और रेट कितनी होगी? 8%। तो ब्याज कितना होगा? तो आपको होगा 3,000। तो टाइम बताओ, तो टाइम यदि निकालना तो कितना ब्याज मिला? 3,000। तो एक वर्ष का कितना मिलेगा? तो एक वर्ष का कितना मिलेगा? 1,000 का 8% निकालो 80, काट दो जीरो से जीरो, तो 300 में 8 का भाग दे दें, तो 1,037.5 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। बोलो समझ पाए सारे स्टूडेंट्स? क्या सारे स्टूडेंट्स को क्लास में सब ठीक ठाक समझ में आ रहा है? तो वाई और आर लिख दिया करें मेरे प्यारे साथियों, इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। ठीक है ना? वाई और आर लिखने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। क्या नहीं आया हरिकेश मेरे भाई, क्या नहीं आया? यहाँ तो पहले ही पढ़ा चुका, कोई नया थोड़ी है कॉन्सेप्ट। ध्यान दो बोर्ड पर, ब्याज की रेट 24% है, ब्याज की रेट 8% है, तो कितना ब्याज की रेट ज्यादा है? 16%। तो 16% के कारण अमाउंट और अमाउंट का डिफरेंस ब्याज ही तो था, तो 6,000 का डिफरेंस है। तो 16% रेट के कारण 6,000 ब्याज मिलता है, तो 8% रेट के कारण ब्याज कितना मिलेगा? 3,000। तो अमाउंट है 4,000, ब्याज 3,000, रेट 8%, अमाउंट 4,000, तो प्रिंसिपल 1,000। निकालो टाइम, तो आप क्या करना है? टोटल ब्याज में एक वर्ष की ब्याज का भाग दे देंगे। चलो ठीक है, क्या बात? हाँ जी।
फर्स्ट 126, पढ़ो फटाफट पढ़ो। इक्यासी नंबर क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूछा तो नहीं मेरे भाई, इंटरेस्ट परसेंटेज जरूर निकालना है आपको। 81 नंबर क्वेश्चन में इंटरेस्ट परसेंटेज जरूर निकालना है, इंटरेस्ट तो निकालना ही नहीं है, क्यों निकाल रहे हो आप इंटरेस्ट? कमल परसों देखो क्या कहा है, एक आदमी एक निश्चित धनराशि 5% की रकम निवेश करता है, 6 महीने बाद समान धनराशि 6% से निवेश करता है और दोनों से जो धनराशि प्राप्त होती है वो बराबर है। ध्यान दो, प्रिंसिपल भी इक्वल है, अमाउंट भी इक्वल है, इसका मतलब इंटरेस्ट भी इक्वल है। प्रिंसिपल और अमाउंट यदि दोनों इक्वल है, इंटरेस्ट भी इक्वल है, और इंटरेस्ट बराबर हम जानते हैं पीआरटी होता है, और पीआरटी में पी भी इक्वल है और आई भी इक्वल है, दोनों को छोड़ो तो आरओटी एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे क्या? तो रेट का रेशियो आपके पास है 5:6 है, रेट का रेशियो आपके पास 5:6 है, तो टाइम का रेशियो 6:5 होगा क्या? और टाइम का रेशियो 6:5 होगा, जिन दोनों का डिफरेंस हमें कह रहा है 6 महीने है, एक की वैल्यू 6 माह है, एक की वैल्यू 6 माह है, तो 6 की वैल्यू 36 महीने, और 36 महीने को ईयर में चेंज करें तो क्या 3 ईयर है क्या? बोलो यस या नो। तो आपके पास आ गया 3 वर्ष तक आपने धनराशि 5% की दर से दी, टाइम है 3 वर्ष, धनराशि आपने 5% की रेट से दी, तो क्या अमाउंट 115% हो जाएगा क्या? ब्याज तो 15% होगा और अमाउंट कितना हो जाएगा 115%, और 115% की वैल्यू कितनी है? 115% की वैल्यू कितनी है? 4,600, तो 4,600 115% की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो बोलो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000। तो पहले जो व्यक्ति है, जो पहला आदमी है, उसने एक जगह 4,000 निवेश किए, दूसरी जगह भी 4,000 निवेश किए, तो क्या कर रहा है, प्रत्येक निवेश कितने का, इसलिए 4,000 का, कुल निवेश पूछता तो 8,000 का। तो सज्जन ये समस्या आपके लैपटॉप की है, इसकी आपके घर की समस्या यहाँ मैं और मेरी टीम कैसे सोल्व कर पाएगी बताओ? आप अपने वहां जहां पढ़ रहे हैं उनको बुलाओ। सज्जन ये प्रॉब्लम जो है ना आपका लिखा हुआ आ रहा है नेट करेक्शन एरर, तो इसमें यहाँ की कोई समस्या नहीं है, ठीक है? यहाँ सारी क्लास आराम से सही चल रही है, इसलिए आराम से पढ़ाई करो, यहाँ की समस्या नहीं है। देखो वापस ध्यान दो साथियों, ध्यान दो बोर्ड पर, आपने ये मान लो 4,600 कितने रुपए, 4,600 रुपए प्रत्येक धनराशि से प्राप्त हुए, इसका और कह रहे हो दोनों स्टार्टिंग में जो पैसे इन्वेस्ट किए वो भी इक्वल है, आपका अमाउंट भी इक्वल है, आपका प्रिंसिपल भी इक्वल है, इसमें इनका डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट भी इक्वल होगा क्या? तो किसी राशि का इंटरेस्ट इक्वल हो, प्रिंसिपल भी इक्वल हो, तो रेट और टाइम एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल, रेट का रेशियो 5:6 तो टाइम का हो जाएगा 6:5, और डिफरेंस एक की वैल्यू 6 माह दे रखी है, डिफरेंस एक की वैल्यू 6 महीने दे रखी है, तो 6 की वैल्यू क्या 36 हो जाएगी, और 36 को डिवाइड करके किससे 12 से क्यों ईयर में चेंज कर लिया, तो आपको पता लग गया कि ये जो धनराशि 20 रुपए उधार लिए थे वो 3 वर्ष के लिए आपने उधार लिए थे, किस रेट से 5% से, 3 वर्ष से 5% का रेट होगा 15% होगा ब्याज, और अमाउंट जी तो 115 गुना कर देंगे 100 से। क्वेश्चन नंबर 125, मिलेंगे दीपक मिलेंगे। सज्जन एड्रेस भेज दो मुझे, आपके घर आके रिप्लाई दे दूंगा मैं आपको। आपने इतनी बार लिखा है सर रिप्लाई तो दे दो, कितनी बार रिप्लाई दूं बताओ? आप एड्रेस भेज दो, दोपहर में या शाम को जैसे मैं फ्री होऊंगा, रात को 11 बजे बाद जैसे मैं फ्री हो जाता हूँ क्लास लेके, तब घर आके मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। दीपक कंफर्म जरूर आऊंगा जब भी कोटा होगा तब। देखो जान दो, किसी मूलधन का 12 वर्ष के लिए ब्याज जो है, किसी मूलधन का 12 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो 2400 है, 12 वर्ष का यदि इंटरेस्ट 2400 है, तो 12 वर्ष का इंटरेस्ट यदि 2400 है तो एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहोगे सर 200 रुपए होगा। फिर मूलधन को 3 वर्ष बाद 3 गुना कर दिया, यानी पहले तो मूलधन 3 वर्ष के लिए पी है, ठीक है, और उसके बाद आपने 3 गुना कर दिया बाकी के 9 वर्ष के लिए 12 वर्ष में से। ध्यान दो मूलधन जब पी है तब तो ब्याज 200 मिल रहा है 3 वर्ष का, तो उस केस में तो आपको ब्याज मिलेगा 600।
ध्यान देना, देखो दोस्तों क्या कहा गया हमें कि 12 वर्ष का साधारण ब्याज 2400, तो 1 वर्ष का ब्याज 200, स्टार्टिंग के 3 वर्ष के लिए मूलधन वही है तो ब्याज भी वही होगा, तो ब्याज होगा 200, 1 वर्ष का, 3 वर्ष का क्या हो जाएगा 600। और ध्यान दो इसके बाद, ध्यान दो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम आपका इंटरेस्ट होता है। आप करो प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया तो ब्याज भी क्या होगा 3 गुना होगा। इसका मतलब उसके बाद जो ब्याज है वो 3 गुना हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। कितने भाई 100 वर्ष का 9 का तो 5400 रुपए रास्ते मिलेंगे, 5400 रुपए ये मिलेंगे, 600 रुपए ये मिलेंगे, तो टोटल जो ब्याज है वो कितना मिला। तो 12 वर्ष का ब्याज 2400, तो 1 वर्ष का 200, बताओ 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 600। 3 वर्ष के बाद मूलधन 3 गुना तो ब्याज भी 3 गुना, तो 1 वर्ष का 200 से कितना हो जाएगा 600, बाकी 9 वर्ष का। देखो कहा है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली और 1 साल बाद 10,944 रुपए चुका दिए। बची हुई राशि दूसरे साल 1 वर्ष के अंत में 6% दर से उधार लिया। ध्यान दो, सबसे पहले यदि पी रुपए उधार लिए और उस पर ब्याज की रेट 8% है, तो 1 वर्ष बाद मुझे बताओ पी का मूलधन 108 हो जाएगा क्या। 8% यदि ब्याज है तो 8% ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 108%, यानी 1.08 गुना हो जाएगा। बोलो यस या नो, बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो आपके रुपए थे पी जिसके 1.08 गुना हो गए, जिसमें से आपने 10,944 रुपए दे दिए, 10,944 रुपए दे दिए, तो ये बची हुई राशि रही और इस पे अब ब्याज का रेट है 6, इस पे अब ब्याज का रेट है 6, यानी पी रुपए उधार लिए 8% की रेट से 1 वर्ष बाद बन गए 1.08 और उसमें से 10,944 दे दिए, बचे हुए पर ब्याज रहा 6%। कह रहा पहले वर्ष के ब्याज, तो पहले वर्ष का ब्याज क्या है पी का 8%, पहले वर्ष का ब्याज क्या है पी का 8%, दूसरा वर्ष का ब्याज क्या है पी का 6%, और दोनों का जो अनुपात है 28:9 है। तो मुझे बताओ क्या ये 28/9 दे रखा है क्या। ध्यान दो, यदि हम काट दें 2 से काट दें 3 बार, 2 से काट दें 4 बार, 3 से काट दें 3 और 4 से काट दें 7, इधर गुणा कर दो तो बन जाएगा 3p बराबर 7 से गुणा करो 7.56 माइनस 7.56 पी, दोनों तरफ गुणा करेंगे 7.56 पी माइनस 10,944 गुणा 7। तो ध्यान दो पी की वैल्यू यहां से चाहिए तो इसको इधर ले आएंगे, बन जाएगा 10,944 गुणा 7 बटे, ध्यान दो यहां आ जाएगा ये 3 माइनस हो जाएगा तो 4.56, पॉइंट हटाए तो गुणा में आएगा 100, तो लास्ट में 2 जीरो आएंगे, बात नंबर 1, लास्ट में 2 जीरो सभी ऑप्शन में है। अब ध्यान दो यहाँ गुणा करने पर इकाई का अंक बन रहा है 8, 7 को 28, तो 6 को यदि 4 से गुणा करते हैं 24 बनेगा, 4 से 24 बनेगा, 6 से 36 बनेगा, तो 8 तो ओनली इससे बनेगा, इसमें पी की वैल्यू है 16,800। सारे स्टूडेंट अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापिस ध्यान दें, देखो कम कैलकुलेशन में आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो ध्यान दें। कहा है पी रुपए आपने उधार लिए, 8% ब्याज की दर है, तो क्या 108% हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का 108% में से जो दे दिया, बचे हुए पर ब्याज है 6%, पहले वर्ष ब्याज था 8%, तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के ब्याज का रेशियो 28/9, तो पी की वैल्यू ये आ गई। अब इसको या तो गुणा भाग से कर लो, या मैंने देखा यहाँ से इकाई का ऊपर 8 बन रहा है और नीचे 6 है, तो 6 को किससे गुणा करेंगे 8 बने, तो 8 से गुणा करने पर बनेगा, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा। हाँ, एग्जाम में ऐसे ही आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी आप बच पाएंगे, वरना काम नहीं चलेगा। और नहीं बैठता ऐसा सिस्टम तो फिर पूरी करनी है, उसमें कहाँ दिक्कत है। पढ़ो भाई पढ़ो। एक व्यक्ति अपने मित्र को निश्चित धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो 20% की रेट से 2 वर्ष के लिए यदि उधार दे रहा है, 20% की रेट से 2 वर्ष के लिए यदि उधार दे रहा है तो ब्याज 40% हो जाएगा क्या। तो ब्याज यदि 40% होता तो अमाउंट हो जाएगा 140%।
करेक्ट, जिसमें से 5,000 रुपए चुका दिए गए तो 5,000 उसने दे दिए, तो बची हुई जो धनराशि है ये है, इस पर 25% ब्याज की दर से ब्याज दिया गया, इस पर ब्याज है 25%, 25% को 1/4 कह सकते हैं। करेक्ट, तीसरे साल का ब्याज, तो ये तो तीसरे साल का ब्याज है, और पहले 2 साल का ब्याज, पहले 2 साल का ब्याज कितना होगा, 40% होगा। तीसरे साल का ब्याज पहले 2 साल के ब्याज का 6/11 है, 6/11 है, ये कह रहा है। वापिस मेरे प्यारे साथियों इस कॉन्सेप्ट को समझना, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, टाइम 2 वर्ष के लिए रखा तो ब्याज हुआ 40%, और ब्याज यदि 40% हुआ तो अमाउंट कितना हुआ, 140%, और 140% में से 5,000 दे दिए, तो जो बचे उस पर ब्याज की रेट है कितनी, 25% को मैंने कहा 1/4, तो ये तीसरे वर्ष का ब्याज है, ये 2 वर्ष का ब्याज है, जिसका इश्यू 6/11 है। ध्यान दो दोस्तों, इसको परसेंटेज को ऐसा कैसा इधर ले जाओ, और इसको 4 को अंदर गुणा कर दो, 1/4 को अंदर गुणा करेंगे 70 का आधा 35% होगा क्या, तो 35% माइनस 1250 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 240/11%। परसेंटेज को एक तरफ कर लो, तो 35 को यदि मैं 11 से गुणा कर देता हूं तो मेरा बनेगा 385, और 385 में से 240 में घटा दूं तो मेरा बच जाएगा 145/11% इज इक्वल टू 12,500। तो निकालूंगा 1% की वैल्यू क्या होगी, तो 12,500 में डिवाइड कर दूंगा 145 गुणा 11 से। और ध्यान दो पूछ रहा है प्रिंसिपल याद करो, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% की जब वैल्यू निकालिए तो इंटू कर दो 100 से, काट दो 5 से काट दो 20 बार, और 5 से काट दो 2 और 9 बार। ठीक है, तो गुणा करके आप डिवाइड कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ, तो ये आंसर बनेगा 9482.7। ठीक है साथियों, एक बार वापस रिपीट करो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे लो, 20% की दर से 2 वर्ष का ब्याज होता है 40, तो अमाउंट 140% में से जो दे दिए अगले तीसरे साल तो उसी पर ब्याज लगना है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज तो ये है, और पहले और दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 20% से 2 वर्ष का 40%, और इन दोनों ब्याज का रेशियो 6:11, 1% की निकालिए 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ राजेश करवाएंगे मेरे भाई, आप हमेशा प्रेजेंट में क्यों नहीं जीते, मेरी समझ में नहीं आया, आज तक नहीं समझ में आया, कोई भी आदमी की ये बात मेरे को आज तक नहीं समझ में आई कि जो चल रहा होता है हम उसको क्यों नहीं करते। दो जी आंसर दो। अच्छा इसका ध्यान देना भाई, 1250 होगा सही है, ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो जाए तो आप ध्यान रखा करो मेरे भाई, ध्यान रखा करो, बताया करो। क्या कहा है, कोई धनराशि 16% ब्याज दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, तो ब्याज कितना होगा, 400% होगा क्या, तो ब्याज मिला 400%, और एक वर्ष का कितना है 16, तो जब भी टाइम निकालना होता है तो ब्याज में एक वर्ष के परसेंट यानी रेट का भाग दे दो तो आ जाएगा टाइम, तो 400 में भाग दोगे तो आंसर सी हो जाएगा क्या, ये टोटल ब्याज कितना मिला, 400 मिला, 400 किस पर 400% मिला, तो एक वर्ष का कितना है 16% है, तो 400% में 16% से भाग दे देंगे। चलो करो देखो 120, ये क्या होता है फ्री गाइज, जब आपको टाइप वाइज सीट मैंने दे दी तो उसके बाद आपको ये कहा, ये बचा ही नहीं ना, कुछ उन्हीं को बार बार करो फिर। देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, 900 का 4% की दर से और 1150 का 5% की दर से उधार दें तो टोटल ब्याज 364 मिलता है। तो ध्यान दो, एक वर्ष का ब्याज यहाँ मिलेगा 936, वहां मिलेगा 55, यानी मिलेगा 1 और 9 91, तो एक वर्ष का ब्याज 91 लगता है, टोटल 364 लगा, तो कितने वर्ष लगा, तो आंसर सीधा कह देंगे 4 ईयर, यानी टोटल ब्याज में एक वर्ष के ब्याज का भाग दे दो। ठीक है चलो, पढ़ो, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर से 6,000 रुपए पर होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपए की राशि पर 3% की दर से कितने समय में होगा। हाँ श्योर, ऐसा ही प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इंक्रीमेंट बातें की है। इंग्लिश में क्या दिया है, अच्छा यहाँ यहाँ 5 कर लो भाई, इंग्लिश में 5 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 116 के अंदर करेक्शन कर लेना सारे स्टूडेंट्स।
फटाफट करना भाई। देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया, 5 वर्ष में 4% की दर से 6,000 पर ब्याज मिल रहा है ये। तो 8,000 पर 3% की दर से कितने समय में मिलेगा? 30 से 30 उड़ा दो, 8 टी 24 से 24 उड़ा दो, तो टी का मतलब 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। चलो तो फटाफट करो। अरे भाई अमित, पीआरटी लगा दो, कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो क्वेश्चन में। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो दिमाग से बुड्ढे हो जाओगे। जितना साधारण साधारण क्वेश्चन बोले उसको सीधा सीधा ही करने की कोशिश किया करो। क्या करेंगे? 1600 रुपए 12.5% की दर से देखें तो एक वर्ष का ब्याज 200 होगा क्या? तो एक वर्ष का ब्याज 200 है, टोटल ब्याज कितना है? तो ध्यान दो, इसमें से 1600 घटा लो तो बन जाएगा 10,400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 52 ईयर हो जाएगा क्या? बोलो यस या नो। चलो तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एसआई के अंदर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट या किस्त क्या होती है? इंस्टॉलमेंट या किस्त क्या होती है? तो इंस्टॉलमेंट या किस्त की यदि बात करें दोस्तों, ध्यान दो, जैसे प्रिंसिपल आपका 500 रुपए है, आपने उधार लिए 500 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 10% है। प्रिंसिपल है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो आप यदि 5 साल रखते हो, टाइम दिया हुआ है 5 साल, तो कितने रुपए पे करोगे? अमाउंट कितनी होगी बताओ सारे स्टूडेंट्स। ध्यान दो, 500 रुपए रेट 10% की दर से 5 वर्ष में कितने होंगे? तो दोस्तों हम यहां कहेंगे हमारा ब्याज परसेंटेज हो जाएगा 50%, इसलिए 5 साल बाद 750 रुपए पे करेंगे। 750 रुपए कब पे करेंगे? आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद हम 750 रुपए पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया किस्त। किस्त आप दे सकते हो मासिक, किस्त आप दे सकते हो ईयरली, किस्त आप दे सकते हो मंथली, किस्त आप दे सकते हो 6 मंथ से। ये डिपेंड करता है कि आपकी किस्त कैसी है। और किस्त में हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। दोस्तों यदि मैं मान लूं ये मेरे पास रुपए है और इन रुपए की मैंने क्या किया, 120 रुपए की किस्त बनवा ली प्रति वर्ष। मैंने क्या कहा कि मैं ये जो रुपए 500 रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ और 5 साल बाद मैं 750 रुपए दूंगा, बट मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक साथ 750 नहीं बनेंगे, मैं 120 रुपए प्रति वर्ष दूंगा। तो बताओ लास्ट 5वें वर्ष मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे यदि मैं पूरा हिसाब क्लियर करना चाहता हूं तो? क्वेश्चन को समझना पर डे भी हो सकती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे ये जो सब्जी वाले होते हैं ना, ये साहूकार से 1,000 रुपए लेके आते हैं मान लो, और 1,000 में से साहूकार 100 तो उसी समय काट लेता है, इनको 900 रुपए देता है, और फिर इनको डेली 100 रुपए देने होते हैं, तो वो इनकी डेली की किस्त है। डेली भी हो सकती है किस्त, कैसे भी हो सकती है सुमन। तो ध्यान दो दोस्तों, यदि हम बात करें 500 रुपए आपने उधार लिए, ध्यान देना 500 रुपए, दीपक इंस्टॉलमेंट बोलते हैं किस्त को, ऊपर लिखा हुआ तो है मेरे भाई, ध्यान दो बोर्ड पर। 500 रुपए आपने उधार लिए, रेट यदि 10% है, 5 वर्ष आपने रखा, तो 5 साल बाद कितने देने हैं? 750। आपने कहा 750 रुपए लगेंगे भाई। तो उसने आप जिसको पैसे उधार दे रहे हो वो बोला सर मेरे पास 750 तो एक साथ नहीं बनेंगे कभी भी, मुझे लगता है मैं एक काम करता हूँ हर वर्ष 120 रुपए आपको दे दूंगा। तो दोस्तों कहानी क्या होगी समझना थोड़ा सा, देखो इंटरेस्टेड कहानी होगी। यहाँ क्या होगा, आपका प्रिंसिपल है 500, जैसे ही एक वर्ष कंप्लीट होगा तो 500 का ब्याज की रेट 10% है, इसलिए ब्याज आपका बनेगा 50, और एक वर्ष कंप्लीट होने पर वो 120 रुपए आपको दे देगा, तो रुपए अब होंगे 380। यानी एक वर्ष जिस दिन कंप्लीट हो रहा है उस दिन आपके वो 380 रुपए तो मूलधन के मांगता है और 50 रुपए ब्याज के मांगता है। अब यदि दूसरे वर्ष में आते हो तो ब्याज आपका लगेगा 10%, तो 380 का 10% 38, फिर आपने 120 रुपए दे दिए। 120 रुपए यदि आपने दे दिए मेरे भाई, तो आपके रुपए बचे 120 देने के बाद 260। यानी जिस दिन 2 वर्ष पूरे होते हैं उस दिन यदि मैं हिसाब करना चाहूं तो 260 रुपए तो मूलधन के देने हैं और ब्याज अभी पूरा ही बाकी पड़ा है, तो ये 88 रुपए और देने हैं।
मान लो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो, 2 वर्ष कंप्लीट होने पर उसने कहा मेरा हिसाब करो भाई, 2 वर्ष कंप्लीट होने पर उसने कहा मेरा हिसाब करो, तो 2 वर्ष कंप्लीट होने पर हिसाब यदि करते तो क्या देना होगा, 260 तो मूलधन में से बचे हुए वो देने होंगे और 88 रुपए ब्याज के बचे हुए वो देने होंगे। ठीक है, ध्यान दो, देखो तीसरे वर्ष यदि मैं आया, कुछ एजेंट को यही नहीं समझ में आया क्या कहना चाह रहा है, क्या करें आपका, ध्यान दो मेरे भाई, बोर्ड पर ध्यान दो। प्रिंसिपल कह रहा हूं कितने रुपए है, 500, ब्याज क्या है, आप कह रहे हो सर 10% है ब्याज की रेट। एक वर्ष कंप्लीट जिस दिन हुआ, मुझे एक बात बताओ, एक वर्ष जिस दिन कंप्लीट होता है कितने रुपए देते हो आप कह रहे हो मैं 120 दे देता हूं उसको, तो 120 यदि दे दिए मूलधन में से तो कितने रुपए बचे, 380 तो रुपए बचे। और ध्यान दो, इस 500 रुपए को पूरे वर्ष रखने के बाद 120 दिए हैं, तो पूरे वर्ष का 500 का 10% से ब्याज 50 होगा, क्या बोलो, ये से नो। अब दूसरा वर्ष कंप्लीट हुआ, तो दूसरा वर्ष कंप्लीट हुआ तो 380 में से फिर 120 दे दिए, 380 में से फिर 120 दे दिए, तो क्या 260 रुपए बचे, क्या 260 रुपए बचे, और जो 380 हो पूरे वर्ष यूज लिए, तो 380 का पूरे वर्ष का ब्याज 10% यानी 38 देना पड़ेगा क्या। यदि हम जाते हैं दोस्तों तीसरे वर्ष, तो तीसरे वर्ष यदि जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान दो, देखो 260 आपने पूरे तीसरे वर्ष यूज लिए, तो इसका तो ब्याज देना पड़ेगा 26, और इसमें से 120 दे दिए तो रुपए बचे 140। फिर चौथे वर्ष कंप्लीट होने दो, तो चौथा वर्ष कंप्लीट होने पर आपने 120 दे दिए, तो 20 रुपए ब्याज के बचेंगे और 14 रुपए आपके बचेंगे मूलधन के। अब जब आप 5वां वर्ष कंप्लीट हो रहा है, आप चाहते हो पूरे रुपए ही दो, तो 5वां वर्ष जिस दिन कंप्लीट हो रहा है पूरे रुपए दो, तो सबसे पहले देखो मूलधन में से कितने रुपए बचे हैं, 20, वो देने, प्लस उसका आपने पूरे वर्ष यूज लिया 5 वर्ष, तो उसका ब्याज देना है, प्लस अब तक जो ब्याज बना वो भी देना है, तो ये बना कितना, 40, 50, 90, 90 और 28, 128, 90, देखो ध्यान दो, 40 और 50, 90 और 30, तो 128, तो टोटल रुपए देने 0, 5, 1, यानी 5वां वर्ष कंप्लीट होने पर 150 रुपए देकर आपको हिसाब पूरा करना है। आया क्या समझ में कुछ किसी को। बीस कब बचा था मूलधन मेरे भाई, 4 वर्ष कंप्लीट होने पर बचा था ना 20 रुपए मनीष, और 20 रुपए 4 वर्ष होने पर बचे थे, और आपने 5 वर्ष पे हिसाब कर रहे हो, तो मूलधन वाले तो पूरे 20 रुपए देने, और इस 20 को एक वर्ष पूरे 5 वर्ष यूज किया तो उसका ब्याज भी तो दोगे ना 10%, प्लस बचा हुआ सारा ब्याज दोगे। चलो तो सारे स्टूडेंट ध्यान दो, देखो ध्यान दो बोर्ड पर कि आपने 700 रुपए उधार लिए किसी से, प्रिंसिपल 700 रुपए उधार लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और आपको 3 वर्ष में पूरे पैसे देने हैं। ठीक है, और 2 इंस्टॉलमेंट, पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो आप पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है 700 का 30%, तो 70 210 यानी 900 रुपए आप क्या कर रहे हो, आप दे रहे हो 250 रुपए पर ईयर। फर्स्ट और सेकंड ईयर 250 रुपए पर ईयर दे रहे हो, तो तीसरे वर्ष कितने रुपए देने पड़ेंगे ताकि आपका हिसाब जो है वो कंप्लीट हो जाए, नील हो जाए, जीरो हो जाए। हाँ जी संजय, तब तक आपके पास वीडियो रहेंगे। समझ लो सारे स्टूडेंट समझ लो, वापिस समझा रहा हूं, सारे स्टूडेंट ध्यान दो, 700 रुपए आपने उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और 3 वर्ष के लिए रखते हो, पहले वर्ष 250 रुपए देते हो, दूसरे वर्ष भी 250 देते हो, तो तीसरे वर्ष कितने रुपए दें कि आपका हिसाब जो है वो नील हो जाए, जीरो हो जाए। अरे भाई अभी जो मैं सिखा रहा हूँ दीपक, उस पर ध्यान दो, उसको सीख लो बस। क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, या कोई कुर्सी बनाना पड़ेगा, या बेड बनाना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। अरे भाई हंसराज, क्वेश्चन ये है, आप मेरे से 3 वर्ष पहले 700 रुपए लेकर गए थे 10% की दर से, आपने 2 वर्ष तक मुझे 250 रुपए दे दिए, और आज जब 3 वर्ष कंप्लीट हुआ तो मैंने कहा हिसाब नील कर लो, तो आपको मुझे कितने रुपए देने हैं, अब आएगी समझ में, और रुपए निकालो फटाफट, एटीएम करो। चलो देखो समझो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दो, समझो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, उस बात को समझो। आपने मेरे से रुपए लिए थे 700, कितने रुपए लिए थे 700, तो जब एक वर्ष कंप्लीट हुआ आपने मुझे 250 रुपए दे दिए, तो मूलधन में से कितने रुपए बचे, तो आप कहोगे सर रुपए बचे मूलधन में से 450, और ये 700 रुपए पूरे वर्ष आपने यूज लिया, तो इसका 10% ब्याज 70 रुपए, तो ब्याज के तो 70 रुपए बचे हुए, मूलधन में से 450 रुपए बचे हुए। ठीक है, फिर देखो ध्यान दो, जैसे ही आपका एक वर्ष कंप्लीट हुआ आपने फिर 250 रुपए दे दिए, फिर 250 रुपए दे दिए, तो मूलधन के बचे हुए 200 रुपए, और ध्यान दो ये 450 रुपए पूरे वर्ष आपने यूज लिए, 450 बचे थे वो पूरे वर्ष ही तो यूज लिए, तो उसका 10% 35 ब्याज हुआ। अब
अब जब तीसरा वर्ष कंप्लीट हो रहा है तो आपको पूरा हिसाब करना है, तो पूरा हिसाब करेंगे तो सबसे पहले तो ये 200 रुपए तो मूलधन में से बचे हुए वो देने, प्लस आपने 200 पूरे वर्ष यूज लिए तो इसका ब्याज देना है, प्लस पहले का जो ब्याज बचा हुआ है वो देना है। तब पूरा हिसाब होगा तो ये 5, 7 और 6, 13 और 1 यानी 335 रुपए टोटल देने पड़ेंगे आपको जब 3 वर्ष कंप्लीट हो रहा है, तब आपका जो हिसाब है वो नील होगा, जीरो होगा। तो इस बात को दोनों को समझना। कल हम इस पर क्वेश्चन करेंगे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो। हाँ जी, आवाज सब ठीक है तो ध्यान दें बोर्ड पर ध्यान दें, समझे क्या कहा है। 11,500 रुपए 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 16,100 रुपए बन जाते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, 10% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 40% यदि जोड़ेंगे तो 16,100 रुपए आएंगे। कह रहा यदि ये धनराशि 4 बराबर किस्तों में चुकाई जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, 4 बराबर किस्त में देना है, 4 बराबर किस्त में देना है। तो ध्यान दो, देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाना चाह रहा हूं कि आपने 11,500 रुपए कभी लिए होंगे 2010 में, मान लो तो 2010 में आपने 11,500 रुपए लिए, तो 2011 में ध्यान दो यदि x रुपए आपने पे कर दिए तो 11,500 माइनस x बचा क्या मूलधन, बोलो। जब 2010 में आपने 11,500 रुपए लिए, एक साल बाद प्रत्येक 4 किस्त दी तो प्रत्येक किस्त को यदि x मान लो मेरे प्यारे साथियों, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। 11,500 रुपए उधार लिए तो प्रिंसिपल हुआ 11,500, रेट हुआ 10%, टाइम हुआ 4 ईयर, तो अमाउंट हो गया 16,100 रुपए। यदि यह राशि 4 बराबर किस्तों में चुकाई जाए, 4 बराबर किस्त, तो मान लो 2010 में 11,500 रुपए लिए थे, पहली किस्त x रुपए दे दी, तो मूलधन में से अब कितने रुपए बचे हुए हैं, तो 11,500 माइनस x, और जान दो ये तो प्रिंसिपल है, साथ में ब्याज भी तो लगेगा ना हर वर्ष, तो 11,500 पूरे वर्ष रखा तो 1,150 ब्याज हो गया। हाँ जी, बोर्ड पर ध्यान दें। जैसे ही 2012 आएगा, जैसे ही 2012 आएगा तो एक वर्ष में बाद 1 x रुपए और दे दिए, तो रुपए बचे 11,500 माइनस 2x। अब की बार ब्याज किस पर लगेगा, तो इसका 10% लगेगा, तो इसका 10% होगा 1150 माइनस x/10 होगा, क्या बोलो। हाँ जी अब ध्यान दो, एक किस्त दे दी, दूसरी किस्त दे दी, तीसरी किस्त और दो, तो तीसरी किस्त और देते हो 2013 में दोगे, तो वही x रुपए जब किस्त दे दोगे तो मूलधन के बचेंगे 11,500 माइनस 3x, और ब्याज लगेगा। देखो यहाँ ब्याज किस पर लगा, 11,500 का 10% रखा, क्योंकि आपने रुपए वही यूज लिए। 2011 से 12 तक आपने ये रुपए यूज लिए तो इनका ब्याज लगा, 2012 से 13 तक ये रुपए लिए तो इनका ब्याज लगेगा, तो इनका भी 10% लगेगा, तो वही 1150 प्लस इसका 10% निकालेंगे तो x/5 हो जाएगा। क्या ये x/5 की जगह आसान लैंग्वेज में जो था उसी को लिख लो, 2x/10 होगा भाई, ठीक है। बोलो जी बोलो। फिर ध्यान दो, देखो अब रुपए आपने पे करते हैं x, तो रुपए यदि 2014 में आप पे करते हो x, तो जो भी रुपए बचे वो प्लस यहां से देखो अब की बार ब्याज लगेगा इस पर, तो 11,500 का 10% माइनस 3x/10। बात समझ में आई सारे स्टूडेंट्स को, तो बताएं फटाफट यस या नो लिखें, या मैं रिपीट करूं, सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ। रिपीट किया जाए और रिपीट किया जाए, तो सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो भाई, रिपीट किया जाए, सारे स्टूडेंट्स करें सर रिपीट किया जाए, रिपीट किया जाए। ये सीखने के लिए है, परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये सीखने के लिए है, परीक्षा का तरीका अलग होगा, इसलिए सभी स्टूडेंट वापस सीख लें कि क्या होता है एसआई के अंदर जब आप किस्त लेते हैं। तो ध्यान दो, एसआई के अंदर 2010 में मान लो अपने किसी व्यक्ति से 11,500 रुपए लिए, ठीक है, तो 2011 जैसे ही एक कंप्लीट होगा तो पहले तो इसका ब्याज लगेगा, ब्याज लिखते जाओ, क्योंकि ब्याज पे ब्याज नहीं लिखता लगता, इसलिए ब्याज हमेशा साइड में काउंट करते जाते हैं, ठीक है। तो 11,500 का ब्याज लगेगा, तो 10% 1150 ब्याज लगेगा, और इसमें से एक x रुपए की किस्त दे देंगे तो रुपए बचेंगे 11,500 माइनस 11,500 माइनस x। जैसे ही दोस्तों 2010 में आते हो, 2011 से 2012 में आते हो, एक किस्त और दोगे, एक किस्त x रुपए की दोगे तो रुपए बचेंगे 11,500 माइनस 2x, 11,500 माइनस 2x, और ये रुपए एक साल रखे तो इनका ब्याज तो 1150 10% माइनस x/10। फिर एक किस्त देते हो 2013 में, और 2013 में एक किस्त देते हो तो रुपए x दिए तो 11,500 बचे माइनस 3x बचे, और इसका एक वर्ष का ब्याज हो गया तो 1150 माइनस 2x/10। और ध्यान दो दोस्तों, यदि हम और आगे बात करें, बोर्ड पर ध्यान दो, और यदि हम आगे बात करें तो अब जब लास्ट किस्त की बात आ रही है तो लास्ट किस्त में मूलधन कितना बचा हुआ है, 11,500 माइनस 3x बचा हुआ है। क्या तो ये तो मूलधन बचा हुआ है, पहले वर्ष का ब्याज ये बचा हुआ है, दूसरे वर्ष का ब्याज ये बचा हुआ है, तीसरे वर्ष का ब्याज ये बचा है, प्लस इसका भी ब्याज, तो इसका क्या ब्याज होगा 1150 माइनस 3x/10। तो बचा हुआ मूलधन और बची हुई सारी किस्त जो ब्याज है वही तो चौथी किस्त में चुकाएंगे, कल यही तो सिखा रहा था मैं। तो बचा हुआ मूलधन कितना है, तो बचा हुआ मूलधन है 1150 11,500 माइनस 3x प्लस 1150
प्लस 1150 माइनस एक्स बाई टू प्लस 1150 माइनस 2x/10 प्लस 1150 माइनस 3x/10। ये बचा हुआ है जो x के बराबर होगा। वापिस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, वापिस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स। 11,500 में से पहली किस्त दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी। तो तीसरी देने के बाद मूलधन कितना बचा? ध्यान दो, तीसरी किस्त देने के बाद जो मूलधन बचा प्लस हर वर्ष का जो ब्याज बचा वो चौथी किस्त के बराबर होगा। तो चारों वर्ष का ब्याज प्लस तीसरे वर्ष के बाद जो मूलधन बचा उसको हम कहेंगे हमारी एक्स के बराबर। इसको सोल्व कर लेंगे। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसने कहा है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट है? 4। ध्यान देना, 4 इंस्टॉलमेंट है और चारों इंस्टॉलमेंट हमारी बराबर है। तो मैं प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 100 कह सकता हूं, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 100 कह सकता हूं और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 100 कह सकता हूं। और साथ में मुझे अमाउंट पता है कि 16,100 रुपए पे करने हैं। पेबल अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद जो पेबल अमाउंट है आफ्टर 4 ईयर, जो 4 साल बाद पेबल अमाउंट है वो 16,100 है। ध्यान देना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, ध्यान देना कि यदि मेरी प्रत्येक किस्त बराबर है, प्रत्येक किस्त यदि मेरी बराबर है, बोर्ड पर ध्यान दो, प्रत्येक किस्त यदि मेरी बराबर है 100 रुपए है, तो मैं प्रत्येक किस्त में 100 रुपए जमा करूंगा। बट ये कब है? जब इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो। पर ध्यान दो, ये तो हमारे पास है इंस्टॉलमेंट और ये हमारे पास है 4 साल बाद जो रुपए देंगे वो। तो सारी इंस्टॉलमेंट को 4 साल बाद वाले रुपए के यदि इक्वल कर दें तो 16,100 की वैल्यू आ जाएगी क्या? भाई प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को यदि हम 4 साल बाद जो एक साथ रुपए है वो पे करें, यानी ये सारी इंस्टॉलमेंट, ध्यान दो, पहला वर्ष कंप्लीट होने पर कितने रुपए देने थे? 100, दूसरा वर्ष कंप्लीट होने पर 100, तीसरा वर्ष कंप्लीट होने पर 100 और चौथा वर्ष कंप्लीट होने पर कितने रुपए देने थे? 100। पर आपने एक भी किस्त नहीं दी और 4 वर्ष बाद वाली आपको अमाउंट पता लग जाए कि ये 100 रुपए हर वर्ष देने थे, ये आपने नहीं दिए तो ये आपने ड्यू रख लिए और जिस दिन 4 वर्ष पूरे होते हैं उस दिन सभी रुपए दे दिए, तो क्या यहाँ जो रुपए आएंगे वो इस 16,100 के बराबर होंगे क्या? तो आप कहोगे ये सर, इसका मतलब सारी इंस्टॉलमेंट को ड्यू कर लो। ध्यान दो, पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 1 साल कंप्लीट होने पर। दे कब रहे हैं? 4 साल कंप्लीट होने पर। तो कितने वर्ष और रखा इस इंस्टॉलमेंट को? जो 100 रुपए 1 वर्ष कंप्लीट होने पर देने थे उसको आपने 4 वर्ष कंप्लीट होने पर दिए, तो कितने वर्ष रखा पहली किस्त को? और तो आपने कहा 3 वर्ष। तो 100 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? ऐसे ध्यान दो, दूसरी किस्त कब देनी है जी? दूसरी किस्त देनी है 2 वर्ष पूरा होने पर। बट आप दे रहे हो जिस दिन चौथा वर्ष कंप्लीट होता है उस दिन, तो कितने वर्ष और रख रहे हो? तो कहोगे 2 वर्ष और रख रहा हूं। तो 2 वर्ष का ब्याज 10% की दर से कितना हो जाएगा? 120। दीपक सबको 100 इसलिए लिया क्योंकि चारों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं, तो बराबर में एक्स भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 10 रुपए भी मान सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो मान सकते हो। तो मैंने कहा चारों किस्तें मेरी बराबर है तो प्रत्येक को मैं 100 मान लेता हूं और सारी किस्तों को अब मैं क्या है तब नहीं दे रहा, सारी किस्तों को ड्यू रख के दे रहा हूं आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद। क्योंकि मुझे पता है साधारण ब्याज है, ब्याज पर ब्याज तो लगता नहीं है, इसलिए यहाँ जो सीधा सीधा हमें देना है वो ध्यान दो, देखो आफ्टर 4 साल ब्याज ही तो देना है तो एक साथ ही दे देंगे। तो ध्यान दो, देखो तीसरी किस्त कब देनी है? तीसरी किस्त कब देनी है? जब 3 साल पूरे हो। बट आप देते हो 4 वर्ष पूरे होने पर, तो 1 वर्ष यदि रखते हो तो 10% ब्याज सहित अमाउंट कितना हो जाएगा? 110। और चौथी किस्त कब देनी है? 4 वर्ष पे। दे भी कब रहे हो? 4 वर्ष पे। इसके ऐसे कैसे देने हैं? तो टोटल जो रुपए आपको देने हैं 100, 200, 300, 400 और 400 हो गया 60, 460 रुपए देने हैं। 460 रुपए जो हमें देने कब देने? 4 वर्ष बाद, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 16,100। तो 16,100 मेरे पास वैल्यू है 460 का, गुणा हमें चाहिए, गुणा हमें चाहिए कितना? ध्यान दो बोर्ड पर 100, प्रत्येक किस्त चाहिए इसलिए इंटू कर देंगे 100 से। काट दो, देखो 0 से 0 काट दो, 46 से गुणा करो। यदि हम बात करें या 46 से काटने की तो जो आपका बनेगा वो ध्यान दो बोर्ड पर 2 से काट दें क्या? 2 से काट दें 23 बार और 2 से इसको काटें तो 8, 0, 5, 23 3 69 और 23 5 115, तो 3500 रुपए आ जाएगा प्रत्येक किस्त। सारे स्टूडेंट्स वापिस समझें, देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े। वही क्वेश्चन को क्या कहा गया है कि 16,100 रुपए पे करने हैं। कितने रुपए पे करने हैं? 16,100। और कह रहे हो अब किस्तों में दो, एक साथ नहीं, तो 4 बराबर किस्तों में दो, इसलिए हमने चारों किस्तों को 4 बराबर किस्तों में देना है। तो प्रत्येक किस्त को 100 रुपए मान लिया। 100 रुपए कब देने? जब बराबर किस्तों में दें। बट यदि बराबर किस्तों में नहीं देते हैं, हमने क्या किया, इन सभी किस्तों को ड्यू करके 4 साल बाद एक साथ कर दिया। हमें पता है साधारण ब्याज है, ब्याज पर ब्याज तो लगना नहीं, इसलिए हमने सीधा एक साथ कर दिया। तो सबको एक साथ करते हैं। तो पहले 100 रुपए कब देने थे? जब पहला वर्ष कंप्लीट हुआ 2011 में। हमने कब दिए? 2014 में। तो 11 से 14 तक 3 वर्ष उस रुपए को यूज लिए, तो 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज। या देखो ध्यान दो, एक काम कर सकते हो दोस्तों, जो भी साधारण ब्याज के अंदर, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो भी इंस्टॉलमेंट निकालना चाहे वो याद रख सकता है। क्या याद रख सकता है? याद रख सकता है 100 गुणा अमाउंट, 100 गुणा अमाउंट इंटू 100 गुणा अमाउंट अपॉन 100 गुणा टी प्लस आर गुणा टी और टी माइनस 1/2। याद रख सकता है 100 गुणा अमाउंट अपॉन 100 गुणा समय प्लस दर गुणा समय इंटू समय माइनस 1/2। तो इसको सोल्व कर लो। 100 गुणा अमाउंट कितना बना? 16,100। 100 गुणा समय बन गया 400। आर गुणा टी, तो आर है 10 गुणा टी माइनस 1/2। तो ये बन जाएगा कितना? 20, 20 या 60, तो बन जाएगा 100 गुणा 16,100 अपॉन 460। तो वही जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3500, जो प्रत्येक किस्त की वैल्यू है, जो प्रत्येक किस्त की वैल्यू है। हरिकेश मेरे भाई, आपको 2010 में किसी को 100 रुपए देने हैं और ब्याज की रेट है 10%। आपने 100 रुपए 2010 में नहीं दिए, आप तो 2014 में सारे रुपए जो 10 में देने, 11 में देने हो, सारे रुपए 2014 में दे रहे हो। तो 2010 में जो रुपए देने थे 2014 में दोगे, तो क्या 3 वर्ष तक 10% की दर से ब्याज लगेगा क्या? भाई 10 से यदि, सॉरी 11 में देने थे, 10 में तो उधार लिए, 2010 में उधार लिए, 11 में पहले की 100 रुपए की देनी थी, आपने तब नहीं दी, आप दे रहे हो 2014 में, तो कितने वर्ष उस किस्त को रखा? 100 रुपए को कितने वर्ष रखा? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का ब्याज जोड़ दो, इसलिए 130 कह रहा हूं।
पढ़ो देखो, ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कम समझ में आ रहा है मुझे सब पता है। हाँ, T4 है भाई, यहाँ 4 कर लेना सारे स्टूडेंट्स, T4 है ना भाई। T-1 करना तो 4-1/2 करना। वो क्या कई बार कैलकुलेशन ज्यादा दिमाग फास्ट चल जाता है ना, एक स्टेप आगे चला जाता है, हम लिखते हैं कहीं और है और दिमाग कहीं और चलता रहता है, आगे चलता रहता है, तब ऐसा होता है। ध्यान दो देखो, 770 रुपए 5 वर्ष बाद दे हैं, 5 वर्ष बाद पेड करने हैं, तो 5 वर्ष बाद जो पेड करते हैं वो दिया अमाउंट, कितने रुपए पे करने भाई? 5 वर्ष बाद कितने रुपए देने हैं? 770 रुपए देने हैं। इसका 770 रुपए 5 वर्ष बाद देने हैं। कह रहा है प्रत्येक किस्तों में चुकाएं 5 बराबर किस्तों में। 5 बराबर किस्त ले लो, पहली किस्त 100, दूसरी 100, तीसरी भी 100, चौथी भी 100 और पांचवी भी 100। 5 किस्तों में दे देंगे तो सारी किस्तों में 100-100 देने हैं। पर ये कह रहा है प्रत्येक किस्त जो है बराबर है तो प्रत्येक को 100 देना है। और हमें जो 770 रुपए पता है वो पता है 5 वर्ष बाद एक साथ देने वाले, तो सारी किस्तों को नहीं दे और एक साथ दें तो ये 100 रुपए यदि देने तो है एक साल बाद, देने कब है? एक साल बाद, और कंप्लीट देते हो 5 साल पर, तो यानी कितने वर्ष और यूज ले रहे हो? 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5% की दर से 20 जोड़ दो। दूसरी किस्त आप दूसरे वर्ष देनी है, कब देनी है? दूसरे पे दे रहे हो 5 पे तो 3 वर्ष का ब्याज और जोड़ दो। तीसरी किस्त 3 वर्ष पे देनी है, दे रहे हो 5 पे तो 2 वर्ष का ब्याज और जोड़ दो। चौथी किस्त जो है वो 4 वर्ष पे देनी है और 5 पे दे रहे हो तो 1 वर्ष का ब्याज और जोड़ो। पांचवी किस्त 5वें साल ही देनी है और उसी समय दे रहे हो तो यहाँ कोई ब्याज नहीं लगेगा। यानी जब किस्तों को ड्यू रखकर 5 वर्ष बाद एक साथ सारे रुपए दे रहे हो तो 100, 200, 300, 400, 550 रुपए देने पड़ रहे हैं। आप करो प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताओ तो 100 से गुणा कर दो, तो ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो आ जाएगा आपके पास। तो 770 550 की वैल्यू काट दो, 7/5, 700 को 5 का भाग दे तो 170 रुपए आ जाएंगे प्रत्येक किस्त की वैल्यू। बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया? चलो समझ में आया तो अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, मैं परफेक्ट करके छोड़ूंगा। ऐसा टेंशन नहीं लेने का कि हमें समझ में नहीं आया तो हम नहीं कर पाए, तो होगा नहीं अपनी लाइफ में। अपने पास तो का कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो एक ही बात जानते हैं, बस पढ़ें 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 और पढ़ें। हाँ जी, एसआई का आज लास्ट क्लास है। देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, 3 बराबर किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में देना तो प्रत्येक किस्त को 100 मान लो, और ये किस्तों में देना है। हम चाहते हैं ड्यू करके 9,270 हो जाए। भाई हमें पता किस्तें तो 100 रुपए की हैं, पर ये सारी किस्तें दें या नहीं दें साधारण बच्चों को इफेक्ट तो पड़ता नहीं, तो मन लालच आ गया भाई एक साथ ही दे देंगे यार, क्यों जबरदस्ती रोज रोज देने का। तो एक साथ जब देंगे तो क्या करेंगे, ये 100 रुपए कब देने? पहले वर्ष देंगे कब? 3 वर्ष पे तो 2 वर्ष का ब्याज। ये कब देना है? दूसरे वर्ष देंगे कब? 3 वर्ष पे तो 1 वर्ष का ब्याज। और ये तभी देनी है जब देनी है, तो इसका मतलब ये 9,270 309 की वैल्यू है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू 100 से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा 3,000 रुपए पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। चलो पढ़ो देखो 131, ले लो फटाफट बताओ। देखो कुछ नहीं करना, 4 किस्तों में देना है, प्रत्येक किस्त को 100 मान लो, प्रत्येक किस्त को मान लो 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और 3 एक्स्ट्रा वर्ष रखोगे 112 हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा वर्ष रखोगे 108 हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा वर्ष रखोगे 104 हो जाएगा, जब देना है तभी दोगे 100 हो जाएगा। तो टोटल ब्याज लगेगा 100, 200, 300, 424, और 424 की वैल्यू ध्यान दो, 424 की वैल्यू 848। ध्यान देना ये रुपए धनराशि की दर से अंत में चुकाना है, जो चुकाना होता है वो क्या होता है? अमाउंट। इसका ना 4 वर्ष बाद क्या देना? वो 848 है, हमारा 424 है, प्रत्येक किस्त चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 200, इसलिए हम आंसर लगा देंगे बी। ठीक है दोस्तों, चलो तो अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 132। भाई मेरे फ्री गाइड्स कहां से आए हो आप? अब 4 क्वेश्चन करने के बाद करे हो रिपीट, ऐसा कोई करता है क्या? 4 क्वेश्चन करने के बाद करे हो रिपीट करो, तो ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा नहीं करते आप। ध्यान दो देखो बोर्ड पर, 4 बराबर किस्तों में देना है तो प्रत्येक किस्त 100 रुपए की, ये पहले वर्ष देनी है, दूसरे देनी है, 3 देनी है, चौथे देनी है। बात तो ये तो हुई थी कि पैसे उधार ले जाओ भाई, सेठ जी पैसे दो, तो सेठ जी ने पैसे दे दिए, और सेठ जी से बात हुई कि हर वर्ष आऊंगा 4 बराबर किस्त में दूंगा, तो ये 100 रुपए की सेठ जी ने सोचा 4 किस्तें मेरे पास आएंगी।
पर जब पहला वर्ष कंप्लीट हुआ, फोन किया सेठ जी ने, भाई जी आप पैसे लेके गए थे, अपने पैसे जमा करवाओ, पहले किस्त। बोला सेठ जी टेंशन मत दो, 4 साल बाद एक साथ ही ले लेना। तो सेठ जी ने फिर 4 साल का जो मंथली हिसाब बना था, सॉरी ईयरली जो हिसाब बना था 100 रुपए का, उसको उसने क्या किया कि हिसाब बनाया, अब 4 साल बाद कितने आएंगे मेरे वो। तो ध्यान दो 4 साल बाद कितने आएंगे, तो 100 रुपए देने कब थे, पहला साल कंप्लीट होने पर, दिए कब 4 वर्ष कंप्लीट होने पर। तो कितने वर्ष एक्स्ट्रा रखा, 3 वर्ष, और किस रेट से, 4% से, तो 12 ब्याज लगा। अगले पे 2 वर्ष एक्स्ट्रा रख रहे हो, 2 वर्ष का ब्याज, अगले पे 1 वर्ष एक्स्ट्रा रख रहे हो, 1 वर्ष का ब्याज। ये टोटल अमाउंट की वैल्यू हमें निकालनी है, वैल्यू ये। अब है आपके सामने क्वेश्चन ये 132। इस क्वेश्चन का मुझे लगा फ्री गाइज मेरे भाई, आपको कैसे लगा जब ये कह रहा है ये चुकाना है। जो चुकाना होता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है, और जो उधार लेते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। आपको जो लगेगा उससे यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो इससे तो लॉस हो जाएगा ना हमारे लिए डाई नंबर का। अरे वाह क्या बात है भाई, सुनील मीना ने पहला आंसर दिया है। आज मैं सुनील मीना के लिए क्लैपिंग कर रहा हूं भाई, गुड, अच्छे, गुड बॉय, गुड बॉय, क्या बात है। ऐसे परफॉर्मेंस जब आप दिखा देते हो ना, जो स्टूडेंट एकदम रफ बैकग्राउंड से आने के बाद और प्रैक्टिस करके जब ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं तो मजा आ जाता है। देखो सारे स्टूडेंट्स, एक तो ये सही करना है इसको, यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो देखो ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा गया है, 16,000 रुपए की राशि 3 वर्ष पहले उधार ली। तो 16,000 रुपए तो प्रिंसिपल है जी, 3 वर्ष के लिए उधार ली और रेट है 10%। तो 1 वर्ष का ब्याज 1600, तो 2 वर्ष का ब्याज 3200, 3 वर्ष का 4800। इसका मतलब हमें 3 वर्ष बाद यदि एक साथ रुपए देने हैं तो 20,800 देने पड़ेंगे। पहली बात, बात नंबर 1 अमाउंट चाहिए यहाँ। बात नंबर 1 है 16,000 रुपए यदि आपने 3 वर्ष के लिए 10% की दर से लिए हैं, तो 16,000 का 10%, 1600, 3 वर्ष 4800 जोड़ दो, तो 20,800 रुपए आपको पे करने हैं। ठीक है, अब क्या कहा है, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है। हम पहले मान लें सारी किस्त इक्वल है। बोलो ध्यान दो, सारी किस्तों को पहले तो मान लें इक्वल है, और ध्यान दो पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, और दूसरी किस्त तीसरी किस्त की 2/3। तो पहली, दूसरी और तीसरी का रेशियो 1, 2, 3 हो जाएगा क्या। ध्यान देना 100, 200, 300 कैसे हो गया, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। पहले मान लिया इक्वल, अब ध्यान दो इसको गुणा कर दिया 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से। तो पहली किस्त 100, दूसरी 200, दूसरी 200, तो तीसरी 300, 100, 200, 300 आ गई। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर, पहली किस्त आप 2 वर्ष एक्स्ट्रा रखोगे तो 120 ब्याज हो जाएगा। दूसरी किस्त 1 वर्ष एक्स्ट्रा रखोगे तो 10%, 20 ब्याज हो जाएगा। तीसरी किस्त तो तीसरे वर्ष देना ही है, तो 300, 500, 640 रुपए देने। तो 20800 जो वैल्यू है वो 640 की वैल्यू है, गुणा दूसरी किस्त निकालनी है तो 200 से गुणा कर दो। ध्यान दो 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 32 बार। हाँ जी, फिर 2 से काट दो कितनी बार, 8 से काट दें क्या, 8 से काट दें 4 बार, 8 से इसको काटो, 8 से इसको काट दें, 8 दूनी 16, 8 6 48, 0 0। तो 1300 का आधा हो जाएगा 2600 का आधा 1300, 1300 का आधा 6500, तो 6500 आंसर। बोलो आया सबको समझ में। किसी को भी रिपीट करना है बोल सकता है, अपने मुंह से ही बोलना पड़ेगा आपको। तो आप यदि दिमाग को खुला रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों। वो प्रैक्टिस पे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कितना गुना बात कर ले, आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलो पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसका आंसर सही है आपका, एकदम बढ़िया है। देखो समझो, ये बेसिक से करने वाला क्वेश्चन है, इसका कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्या कह रहा है, केस पेमेंट यदि करोगे, ध्यान देना केस पेमेंट यानी अभी पेमेंट करते हो तो आपके रुपए लगेंगे 4400, ये कहा है। लाओ केस रुपए दो और मोबाइल ले जाओ, 4400 रुपए लगेंगे। पर वो कह रहा है मैं केस रुपए तो आपको दूंगा 2000, और बाकी के जो रुपए हैं बाद में पेमेंट करूंगा। तो बाद में जब पेमेंट कर रहे हो तो आपने 2440 पेमेंट करूंगा।
तो उसने कहा सारे केस दोगे 4400 रुपए लगेंगे, अभी दो 2000, बाकी एक वर्ष बाद दे देना तो रुपए ये देने होंगे। तो इस केस में वो रुपए दे रहा है 4440। तो इसका मतलब उसका एक्स्ट्रा ब्याज लगा 40 रुपए का। क्यों लगा भाई 40 रुपए का? बोलो 40 रुपए ब्याज क्यों लगा? भाई आप सीधा कहोगे सर 2000 तो मैंने उसी समय दे दिए थे, तो उस पर तो कोई ब्याज नहीं होना चाहिए। तो फिर रुपए बचे कितने? 4400 में से 2000 दे दिए तो रुपए बचे 2400। उस पर जो ब्याज लगेगा वो मेरा एक वर्ष का ब्याज है। एक महीने बाद ही दिए क्या? तो एक महीने का ब्याज है। ध्यान दो दोस्तों, क्या हुआ? 4400 रुपया तो केस पेमेंट देते तो आप मोबाइल कर ले जाते, पर इसमें क्या हुआ कि केस तो दिए 2000, फिर कहा एक महीने बाद 2440 और दे दूंगा, तो टोटल 4440 देता है। तो ये 40 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगते हैं? 2000 तो उसी समय दे दिए, उस पर कोई ब्याज नहीं लगा। 2400 आपने एक महीने एक्स्ट्रा रखा इसलिए ब्याज लगा। तो 1200 से काट दें तो दो बार काट दें, और दो बार यदि काटते हैं तो 2r बराबर आ रहा है 40। तो r बराबर क्या 20 होगा क्या? और r बराबर 20 होगा तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। विकास कह रहा है सर इंस्टॉलमेंट को हम पे नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्ट बाकी इंस्टॉलमेंट पे लगेगा ना? बाकी पे क्यों लगेगा भाई? आज आपको x रुपए देने हैं, ठीक है, आज कितने रुपए देने आपको? x। तो मूलधन में से x कम होते हैं, आज आपने नहीं दिए, तो जो नहीं दिए वो आज नहीं दिए। कितने नहीं दिए? x नहीं दिए। तो x के अलावा जो बचे उन पे ब्याज क्यों लगेगा? आप आज मुझे 100 रुपए देना चाहते हो, आज अपनी डील हुई थी, आज मुझे आपको 100 रुपए देने हैं, बट आज आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस 100 रुपए को कितने दिन और रखोगे? ब्याज तो उसी पे लगेगा ना। तो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, किनारे में टिका दिया। ध्यान दो दोस्तों, 4400 रुपए की वस्तु के 2000 अभी दे रहे हो, 2440 एक महीने बाद, तो टोटल 4440 रुपए दे रहे हो। तो कितने एक्स्ट्रा दे रहे हो? 40 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगे? 2000 पे कोई ब्याज नहीं लगा, 2400 रुपए पर r% की दर से एक महीने ब्याज लगा, तो 2r 40 है, तो r बराबर क्या होगा? ये फितरत है जिसको आपने समझ लिया, आराम से क्वेश्चंस को कर लिया। डेली रूटीन के क्वेश्चंस हैं। एसआई सीआई इतना आसान क्यों होता है? उसका कारण यह है कि हम डेली रूटीन में यूज लेते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को बात करते हैं। हाँ कविता बताओ। विकास ये वीडियो आपके पास ही रहेगा, आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार तक आराम से देखो। जितने क्वेश्चन को देखना है उतने क्वेश्चन को कितनी भी बार देखो जहां फंस रहे हो आप। देखो ध्यान दो क्या कहा गया है। कहा गया है केस पेमेंट देते हो तो रुपए लगेंगे 10,000, पर आप क्या कर रहे हो जब पे कर रहे हो? तो दोस्तों कह रहे हो केस पे आपने किया, केस पे तो किया आपने 2000, और 2 महीने की 4500 रुपए की किस्त और दे दी, तो टोटल आपने रुपए दिए 11,000। ध्यान दो 10,000 के 11,000 रुपए लग गए, तो 1,000 जो एक्स्ट्रा रुपए लगे वो क्यों लगे उसकी बात करनी है बस। तो 10,000 में से 2,000 तो उसी समय दिए, तो उस पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। 2,000 के बाद कितने बचे? 8,000। भाई 10,000 में से 2,000 आपने उसी समय दे दिए, तो उस पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद कितने बचे? 8,000, और 8,000 पर r% की दर से आपने एक महीने रखा, फिर कुछ दिया, तो एक महीने का ब्याज लगेगा। फिर 8,000 में से 4,500 दे दिए, तो 3,500 बचे, उसको फिर आपने एक महीने रखा, और फिर आके आपने हिसाब किया। यही बात है क्या? ध्यान देना। टोटल ध्यान दो, टोटल कितने रुपए हैं? 1,000। टोटल रुपए कितने हैं? 1,000। हरिकेश और ज्यादा वीडियोस को देखना चाहते हो इनमें, यदि आप जितना आपने पढ़ लिया, इसमें नोट्स भी बनाने थे, पढ़ने थे, नहीं मिला टाइम, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है, आपकी वैलिडिटी बची हुई है, उसमें देख लो। फिर भी आपको लगे तो फिर दोबारा कोर्स ज्वाइन करो, रिवाइज करो बैच को, ठीक है। तो यही तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि लाइफ टाइम आपके पास 50 साल तक वीडियो पढ़े हैं और हम आराम से पढ़ लेंगे, फिर कोई नहीं पढ़ता। यूट्यूब पे तो सारा फ्री पढ़ा है, कोई पढ़ा क्या आपने आज तक? ठीक है, ध्यान दो। देखो क्या कहा है, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने, 1,000 एक्स्ट्रा पे करने। फिर मैंने कहा 1,000 एक्स्ट्रा क्यों लगे? तो 2,000 केस दिए, उस पर कोई ब्याज नहीं। बचे हुए 8,000 पर एक महीने ब्याज लगा, फिर आके कुछ दे गया हो, तो फिर जो बचे उस पर ब्याज लगा। ध्यान दो, ये तो जीरो हो गया। यहां से आगे से सोल्व करो, तो सब जगह मैं यदि बात करूं तो ये आपका 1,000 बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, देखो यहां यदि मैं सोल्व करता हूं तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट, यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो आर यदि हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा 80 और 35 115 बटा 12। बोलो ठीक है क्या बात? तो आर को इधर ले आओ, तो आर बराबर आ जाएगा 1,000 गुणा 12 बटे 115 सॉरी 80 और 35, 5 से काट दो 23 बार, 5 से काट दो 20 बार, तो आंसर आ जाएगा 2400 बटे 23, और 2400 बटे 23 को सोल्व करते हैं तो लगभग आंसर आ जाएगा 104। दीपक 8,000 में से कुछ रुपए अगले महीने आके दे दिए तो एक महीने ही ब्याज लगेगा उस पर। दीपक समझना बात, ध्यान दो। आपने मेरे से आज 10,000 रुपए लिए और आधे घंटे बाद आके बोले सर 2,000 रुपए रख लो, मेरे पास आ गए, तो आपने अब 8,000 रुपए रख रखे, उन पर ब्याज कब तक लगेगा? जब तक वापिस आके मुझे पैसे नहीं दे देते हो। आप यदि 1 साल बाद किस्त देने आते हो तो 8,000 पर एक वर्ष ब्याज लगेगा, 6 महीने बाद किस्त देने आते हो तो 6 महीने का ब्याज लगेगा।
ठीक है, समझ आई बात को? तो ऐसे सोल्व करते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन करो, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है 135, करो फटाफट। सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए सही सही। भाई क्वेश्चन कह रहा है एक फ्रिज 10,000 मूल्य का है, तो इसका मतलब केस पेमेंट करोगे तो 10,000 रुपए लगेंगे। आपने क्या किया, 2,000 तो केस दे दिया, तो आपने पे कितना किया वो यदि बात करें तो 2,000 तो आपने केस दे दिया, और 1,000 रुपए की 9 किस्तें दे दी तो 9,000 रुपए दे दिए, तो टोटल आपने रुपए दे दिए 11,000। तो कितना ब्याज लगा, कितना ब्याज लगा, 1,000 लगा। लिखना पड़ेगा 1,000 ब्याज कहां लगा भाई, तो 10,000 में से 2,000 उसी समय दे दी तो उस पर तो ब्याज लगा नहीं, तो 8,000 पर ब्याज लगा 8% की दर से। अब किस्त मासिक है या ईयरली, मासिक है तो 1 महीने का। फिर 1,000 रुपए दे दिए तो 7,000 पर ब्याज लगा 8% की दर से 1 महीने का। फिर 1,000 दे दिए, फिर 1,000 दे दिए, तो लास्ट 1,000 पर ब्याज लगा 8% की दर से 1 महीने का। तो सब जगह 1,000 का भाग दे दूं तो ध्यान दो, देखो R/12 तो कॉमन ले लूं। ध्यान दो 1,000 यदि मेरे पास आता है तो मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, 1,000 गुणा R/100 गुणा 1/12 तो कॉमन ले लेता हूं, तो सबसे 1,000 R/12 और 1/12 कॉमन ले लूं, तो यहां से बचेगा 8 7 8 7 6 5 4 3 2 1। बोलो बचेगा क्या? तो ध्यान दो 1,000 से 1,000 कैंसिल आउट, तो R बराबर आपका आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा 1200 बटे 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30 और 30 और 6 36 आ जाएगा क्या? और तो 1200 बटे 36 यदि है तो 12 से काट दो 3 बार, 100 बटा 3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया हंसराज तो आंसर कैसे समझेंगे? क्वेश्चन को समझो कि आपके पास एक फ्रिज है, आप दुकान वाले के पास गए कि भाई ये फ्रिज है, उसने कहा 10,000 रुपए लगेंगे। आपने कहा मेरे पास तो 10,000 नहीं है, 2,000 रुपए है, तो या तो आपकी बेइज्जती करके घर भेज दे या आपसे कोई वो डील कर ले। तो आजकल सारे बिजनेसमैन है, दुकान वाले तो उन्होंने आपसे डील कर ली, बैंक से भी उन्होंने अपना काम करके रखते हैं वो लोग, आपसे उन्होंने डील कर ली कि आपको ये फ्रिज यार कम पैसे हैं फिर भी हम देंगे, पर देंगे कैसे? वो ऐसे देंगे कि 2,000 तो आपको अभी देने हैं और हर महीने आप अपनी सैलरी में से 1,000 रुपए आकर देना। तो उसने क्या किया कि 2,000 तो उसने वो फिक्स कर दिए, बाकी आपको हर महीने 1,000 रुपए और देने हैं। तो इस तरीके से आपने अपने रुपए कंप्लीट किए, 9,000 और 2,000 11,000, तो 11,000 देने थे 10 हो गए 11। इसका मतलब ये हुआ भवानी इंस्टॉलमेंट तो 8 ही हुई, 8 की कोई जरूरत नहीं 5 ही हो सकती है, इंस्टॉलमेंट तो पूरी 9 है, आपका मूलधन 8 में खत्म हो गया। ठीक है, तो बाकी जो इंस्टॉलमेंट है फिर वो ब्याज की है, आपकी कोई जरूरत नहीं, आपने 9 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया, आपका जो मूलधन था वो 4 इंस्टॉलमेंट में खत्म हो गया, तो बाकी 5 इंस्टॉलमेंट फिर ब्याज की है। तो ये दिमाग में नहीं सोचना कि इंस्टॉलमेंट 8 है या 7 है, इंस्टॉलमेंट तो 9 है, बट ये हम 8 ही बार जो है 8 ही बार ब्याज दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो बचा हुआ ब्याज जो है जो हमने इकट्ठा किया था ना, जब बेसिक वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो ब्याज ब्याज ब्याज, तो वो ब्याज ब्याज हो सकता है लास्ट के 21 में जाए, 2 में जाए, या फिर कुछ मूलधन का पार्ट बचे उसके साथ जाए। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को करना, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, कल से पढ़ेंगे CI। ऐसा ही आपका कंप्लीट है, थैंक यू, टेक केयर। हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज अपनी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब सारे स्टूडेंट जानते ही होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है दोस्तों ब्याज पर ब्याज। अब तक हम ओनली मूलधन पर ही ब्याज की बात कर रहे थे, चाहे इंस्टॉलमेंट था भी तो भी मूलधन पर ही ब्याज की बात कर रहे थे, बट अब हम बात कर रहे हैं ब्याज पर ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज जो लगेगा वो कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे लगता है? नहीं दीपक ये नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान दो, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज का मतलब है कि कैसे हम ब्याज पर ब्याज लेते हैं वो यदि सीखें तो देखो एक सिंपल से एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं कि प्रिंसिपल यदि आपका 10,000 रुपए हो और रेट आपका 10% हो, 10% हो, रेट यदि आपका 10% हो, प्रिंसिपल यदि 10,000 रुपए है और रेट यदि 10% है, प्रिंसिपल 10,000 रुपए है और रेट यदि 10% है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करें? तो ध्यान दें बोर्ड पर। तो साधारण ब्याज तो क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, उनको भी आपको सीखना है दोस्तों। सबसे पहला देखो साधारण ब्याज क्या होगा पहले ईयर का, तो 10,000 का 10% पहले ईयर का साधारण ब्याज 1,000 होगा। दूसरे ईयर का साधारण ब्याज क्या होगा, तो वही 10,000 का 10% 1,000 होगा। यानी दोस्तों यहां से पहली बात जो आपको सीखनी है कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट यदि 1,000 है तो सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1,000 होगा। थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1,000 होगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलेगी। ठीक है, यदि पूछता है एनवे ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, तो एंथ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी 1,000 होगा। बात नंबर 1 जो आपको ध्यान रखनी है कि हर वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है, पहले वर्ष का जो होगा वही दूसरे वर्ष का होगा, वही तीसरे वर्ष का होगा, हर वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होगा। ठीक है, बोलो यहां तक बात?
एक बार सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बता दें कि यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वापिस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो क्या कहा है, प्रिंसिपल यदि 10,000 है, रेट यदि 10% है, तो 10,000 का 10% पहले वर्ष का साधन ब्याज 1,000, दूसरे वर्ष का भी साधन ब्याज 1,000, इस राशि पर तीसरे वर्ष का साधन ब्याज भी 1,000, चौथे वर्ष का साधन ब्याज भी 1,000, एनवें वर्ष का साधन ब्याज भी 1,000 होगा। हर वर्ष का साधन ब्याज 1,000 होगा। हाँ दीपक, सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अभी जो टाइपिंग होने वाली है आप लोगों की एसएससी की, उसका पैटर्न चेंज हो गया है। पहले एक पेज मिलता था, उससे आपको टाइपिंग करनी होती थी। अब स्क्रीन पर ही आपको बॉक्स मिलेगा कि जिसमें कुछ लिखा होगा, उसी को देख के वहीं आपको टाइप करना है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस अब जो है जब आप कर रहे हो तो उसको चेंज कर लेना। देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें सीआई में, यदि हम बात करें सीआई में, ध्यान दो सीआई क्या होगा, तो पहले वर्ष का 10,000 का 10% होगा 1,000, 10,000 का 10% 1,000 होगा। उसके अलावा दोस्तों होगा ब्याज पर ब्याज। तो इससे पहले कोई भी ब्याज मिला हुआ है क्या? नहीं मिला हुआ, इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं आएगा। वापिस समझना दोस्तों, वापिस ध्यान देना। यदि हम बात करें यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान देना, तो ब्याज पर ब्याज आना है, तो इससे पहले ब्याज मिला ही नहीं, इसलिए ब्याज पर ब्याज नहीं आएगा, ओनली 10,000 का 10% ही आएगा। यदि आगे जाए तो ध्यान दो, 10,000 का 10% क्या होगा? 1,000। 10,000 का 10% क्या होगा? 1,000 प्लस ध्यान दो, इससे पहले ब्याज मिला हुआ है क्या? तो इससे पहले ब्याज मिला हुआ है 1,000, तो उसके ऊपर एक वर्ष का ब्याज, यानी एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का इंटरेस्ट किस रेट से? 10% से, तो 100 रुपए और आएंगे। कहां से आए 100 रुपए? याद रखना, तो लास्ट ईयर जो ब्याज मिला उस पर एक करोड़। तो ध्यान दो, ये टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो 2100 है, और टोटल साधारण ब्याज है 2,000। यहाँ जो पढ़ने की बात है, समझने की बात है कि दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर का मतलब दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर का मतलब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है, पहले वर्ष का जो ब्याज है, पहले वर्ष का जो ब्याज है प्लस उस पर एक वर्ष का ब्याज है क्या? बोलो फटाफट बताओ। दीपक, टाइप मास्टर एक वो होता है सॉफ्टवेयर, उससे कर लो। भवानी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या प्रॉब्लम रह गई? देखो, इस बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उससे दोस्तों कुछ बातें आपको सीखनी है। बात नंबर एक सीखनी है कि ब्याज कहां लगता है। तो प्रिंसिपल का ब्याज जो रेट है वो लगता है, तो प्रिंसिपल 10,000 का 10% लगेगा ब्याज। तो हर वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 1,000 1,000, चाहे तीसरे का पूछे, चाहे 51वें वर्ष का पूछे, चाहे 5 वर्ष का पूछे, हर वर्ष का 1,000 होगा। 3 वर्ष की बात करें तो 3,000 हो जाएगा, 6 वर्ष की बात करेगा तो 6,000 हो जाएगा, 8 वर्ष की बात करेगा तो 8,000, 8वें वर्ष का बात करें 1,000, 8 वर्ष की बात करें तो 8,000। दूसरी बात ध्यान रखनी है, ध्यान दो, देखो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो होगा 10,000 का 10% 1,000, प्लस ब्याज कोई भी नहीं है, इससे पहले ब्याज कभी मिला ही नहीं, इसलिए ब्याज पर ब्याज जीरो। पर अगले बार जैसे जाते हो तो 10,000 का 10% तो 1,000, बट इससे पहले जो भी धन मिला हुआ है उसका 10% और, तो उसका 10% 100 और। देखो थोड़ा सा और समझते हैं, आगे बढ़ेंगे तब कुछ चीजें और समझ में आएंगी। जैसे मान लो आपका प्रिंसिपल है 10,000, बोर्ड पर ध्यान देना, और रेट है 10%, प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 10%, तो एसआई तो क्या होगा? तो एसआई हर वर्ष का, ध्यान दो, देखो आपको पता ही है कि पहले वर्ष का एसआई भी 1,000 होगा, दूसरे वर्ष का एसआई भी 1,000 होगा, और तीसरे वर्ष का एसआई भी 1,000 होगा। 3 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं, 3 वर्ष के लिए यदि बात करें तो 10,000 रुपए की रेट से, ध्यान दो बोर्ड पर सारे स्टूडेंट्स, 10,000 रुपए का 10% पर एनम की रेट से 3 वर्ष का साधारण ब्याज यदि बात करें, पहले वर्ष का 1,000, दूसरे वर्ष का 1,000, और तीसरे वर्ष का भी 1,000। अब यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, बोर्ड पर ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000, प्लस ध्यान दो दूसरे वर्ष की बात करें तो 10,000 का 10% प्लस, अब तक इससे पहले ब्याज मिला हुआ है क्या जी? इससे पहले ब्याज मिला हुआ है 1,000, उसका 10% और। ध्यान दो तीसरे वर्ष यदि जाते हैं तो ध्यान देना 10,000 का 10% 1,000 होगा। ध्यान देना 10,000 का 10% 1,000 होगा, प्लस ध्यान दो देखो जितना भी ब्याज मिला हुआ है, इससे पहले कितना ब्याज मिला हुआ है? 2,100। इससे पहले कितना ब्याज मिला हुआ है? 2,100, तो इसका भी 10%, इसका भी 10%, और इसका भी 10%, या 2,100 का 10% एक साथ लिख दो। दोस्तों ध्यान दो, देखो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10,000 का 10% 1,000, प्लस ये टोटल जो ब्याज है कितना है? 2,100, उसका 10%, यानी 2,100 का 10% 210, और या इसका भी 10%, इसका भी 10% और इसका भी 10%, तो टोटल ब्याज हो जाएगा ये। ठीक है बात? अब दोस्तों यहां से यदि हम बात करें, बोर्ड पर ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना, बात नंबर एक यदि मैं करूं, बात नंबर एक, बोर्ड पर ध्यान दो, बात नंबर एक यदि मैं करूं, बोर्ड पर ध्यान देना, क्या कि दूसरे वर्ष का सेकंड ईयर का ब्याज क्या होगा? दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा? दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा? तो दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा? ध्यान देना दोस्तों, दूसरे वर्ष का सीआई यहाँ क्या होगा? तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप कह सकते हो पहले वर्ष का सीआई,
पहले वर्ष का सीआई यानी 1000 प्लस उस पर एक वर्ष का ब्याज, उस पर एक वर्ष का ब्याज। तो ध्यान दो 1000 ऐसा कैसा प्लस उस पर एक वर्ष का ब्याज। ऐसे ही ध्यान दो, देखो यदि आपको मैं पूछूं तीसरे वर्ष का सीआई क्या होगा, थर्ड ईयर का सीआई, तीसरे वर्ष का थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा, थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दो, देखो एक बात ध्यान दो, क्या दूसरे वर्ष का जो सीआई है वो 1000 प्लस 100 है क्या, तो 1000 प्लस 100 ये रहा। क्या दूसरे वर्ष का जो सीआई है क्या 1000 प्लस 100 है क्या, हाँ 1000 प्लस 100 है, प्लस ये 100 और 10 क्या इस पर एक वर्ष का ब्याज है क्या, यानी थर्ड ईयर का सीआई याद रखना दोस्तों होगा दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई, थर्ड ईयर का जो ब्याज होगा दोस्तों वो होगा क्या होगा, ध्यान देना, थर्ड ईयर का जो ब्याज होगा दोस्तों वो होगा दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई प्लस उस पर एक वर्ष का ब्याज, उस पर एक वर्ष का ब्याज। ध्यान दो, देखो यदि यहां हम बात कर रहे हैं, यहां यदि हम बात करें दोस्तों, यहां देखो ध्यान दो, यदि यहां हम बात करें, यहां ध्यान दो दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा, तो हमने कहा पहले वर्ष का सीआई 1000 है प्लस उस पर 10% और 100, इसका दूसरे वर्ष का सीआई 1100 है। ऐसे देखो यदि मैं कहूं तीसरे वर्ष का सीआई क्या होगा, तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना है 1100, दूसरे वर्ष का सीआई कितना है 1100 प्लस उस पर एक वर्ष का ब्याज, तो 1100 पर एक वर्ष का ब्याज कितना होगा 110, तो क्या आपके 1210 रुपए होते हैं क्या। ध्यान दो ये आपके 1000 है, ये 1100 है, ये 1000 है, ये 1100 है, इनका सम कितना 1210 है, और ध्यान दो टोटल 3 वर्ष का कितना बनेगा, तो 3310 बनेगा, और टोटल ऐसा ही कितना बनेगा, तो 3000 बनेगा। ये बातें हैं जो 3 वर्ष वाले क्वेश्चन में सीखनी है। बोलो ठीक है क्या। कैलाश जितना सिखा रहा ना उस पर ध्यान दो, आगे मत बढ़ो वरना परेशान होगे, भागो मत। तो वापस ध्यान दो, देखो एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि आपको यदि मैं बात करूं सबसे पहले तो टेबल सीख लो, टेबल कैसे सोल्व करते हैं, सारे स्टूडेंट्स इस टेबल को देख लो, सारे स्टूडेंट सबसे पहले इस टेबल को सीख लो, सारे के सारे स्टूडेंट्स इस टेबल को सीख लो, सारे के सारे स्टूडेंट टेबल को सीखो कैसे यूज लेते हैं, टेबल को कैसे बनाना होता है, सारे स्टूडेंट मेरे साथ सीखेंगे, ध्यान देंगे। पहले वर्ष का सीआई क्या होगा 10,000 का 10%, तो 1000, दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा 1000 होगा प्लस इसका 10% हो, तीसरे वर्ष का सीआई क्या होगा 1000 होगा प्लस जितना भी ब्याज है सबका 10%, तो इसका 10% 100, इसका 10% 100 और इसका 10% 10, तो ये हो गया सबका सम कर दो 3310। ठीक है, क्या देखो ध्यान दो, दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा, तो पहले वर्ष का सीआई 1000 प्लस उसका 10% और 1100, तीसरे वर्ष का सीआई चाहिए तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना बना 1100, उसका 10% और तो 1210। इस पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान दो कैसे आता है कि किसी धनराशि पर 10वें वर्ष का सीआई 2700 रुपए है, किसी धनराशि पर 10वें वर्ष का सीआई 2700 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 8% हो, तो 11वें वर्ष का सीआई क्या होगा, 11वें वर्ष का सीआई क्या होगा। क्या दोस्तों ऐसे ही कुछ भी कह देता है आपको कि किसी धनराशि पर 10वें वर्ष का सीआई, 10वें वर्ष का सीआई या 17वें वर्ष का सीआई जो है वो 5000 रुपए है, 17वें वर्ष का सीआई जो है वो 5000 रुपए है, तो 72वें वर्ष का सीआई क्या होगा, 72वें वर्ष का सीआई क्या होगा यदि रेट जो है वो आपका 10% हो, रेट जो है वो 10% पर एनम हो। ध्यान दो, दोनों क्वेश्चन समझो। तो दोस्तों याद रखो, क्या ध्यान रखो, एनवें वर्ष का सीआई जो होगा, एनवें वर्ष का जो सीआई होगा वो हमेशा याद रखो n-1वें वर्ष का सीआई, n-1वें वर्ष का सीआई प्लस उस पर एक वर्ष का ब्याज, और ये होता है किसी भी nवें वर्ष का सीआई। तो दोस्तों ध्यान दो, देखो यदि हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका आंसर दो, तो हम कहेंगे 11वें वर्ष का सीआई होगा 10वें वर्ष का सीआई प्लस उस पर एक वर्ष का ब्याज, तो 8% निकाल लो, 1% 27 तो 8% कितना होगा 8-7-56, 8-7-56, 8-2-16 और 5-21, तो बन जाएगा 6-1-2-9, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ आंसर। ठीक है साथियों, यदि यहाँ पूछता है कि 72वें वर्ष का सीआई क्या होगा, तो जान दो 5000 जो रुपए है कौन से वर्ष का सीआई है 70वें का, तो 71वें का क्या होगा पहले वो निकालो, तो 5000 प्लस 5000 का एक वर्ष का ब्याज 500 और, तो 71वें का होगा 5500। हमें चाहिए 72वें का, तो 72वें का क्या होगा, 71वें का जो ब्याज है उसका 10% और 550 और, तो ये आंसर हो जाएगा 6050 और 6050 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। हाजीपुर सिंह, देखो ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो। यदि प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए है, बोर्ड पर ध्यान दो, प्रिंसिपल यदि आपका 10,000 रुपए है, रेट यदि 10% हो, तो 4 ईयर के लिए कैसे ग्राफ बनाएं, तो 4 ईयर के लिए एसआई क्या होगा और 4 ईयर के लिए सीआई क्या होगा, 4 ईयर के लिए एसआई क्या होगा और 4 ईयर के लिए सीआई क्या होगा, इसकी टेबल यदि हम बनाएं तो इन टेबल से हम बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। तो दोस्तों एसआई में तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता कि हमें पता है 10,000 का 10% हर वर्ष का 1000 होना है, 10,000 का 10% हर वर्ष का 1000 होना है, 10,000 का 10% हर वर्ष का 1000 होना है, 10,000 का 10% 1000 होना है। ठीक है, अब ध्यान दो दोस्तों, यदि सीआई की बात करें तो पहले वर्ष का कितना होगा 1000, दूसरे वर्ष का कितना होगा 1000 प्लस इसका 10% और यानी 100 और,
तीसरे वर्ष का कितना होगा, तो 1000 प्लस इन सब का 10%, तो इन सब का 10% कितना बन रहा है, 2100 बन रहा है क्या, तो 2100 का 10% 210 और चौथे साल का क्या होगा, तो 1000 प्लस जितना भी ब्याज बन रहा है, कितना बन रहा है, 3310, 3 वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है, 3310, उसका 10% 331 और, तो टोटल एसआई तो हो जाएगा 4000 और टोटल सीआई हो जाएगा 4641। दीपक, टीसीएस में या कहीं भी मैक्सिमम 5 वर्ष से ज्यादा ना तो एसआई सीआई पूछा जाएगा ना पूछा गया है। फोर्सिंग या आपके बैच की वैलिडिटी तक। देखो दोस्तों, एक बात और सिखाता हूं मैं आपको यहां से। जब सीआई की आप बात कर रहे हैं, तो जो सीआई के अंदर 1000 रुपए मिले पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर के लिए। ऐसे जब आप सेकंड ईयर के लिए बात करोगे तो फर्स्ट ईयर के लिए 1000 मिले, और ध्यान दो सेकंड फर्स्ट ईयर के लिए 1000 मिले, और सेकंड ईयर के लिए जब जाते हो तो सेकंड ईयर के लिए आपको मिले 1000 प्लस 100 और ध्यान दो जब आप थर्ड ईयर 3 वर्ष के लिए जाते हो तो फर्स्ट ईयर के मिलते हैं 1000, सेकंड ईयर के आपको मिलते हैं 1000 प्लस 100 और थर्ड ईयर के लिए जब आप जाते हैं तो आपको मिलता है 1000 प्लस, ध्यान दो 1000 प्लस इसका सोर्स हो प्लस 10 और, क्या यही है क्या बात। तो ध्यान दो, देखो यहां यदि हम एक बात सीखें कि 1000 कौन है, 1000 कौन है, 1000 कौन है, बोर्ड पर ध्यान दो, 1000 कौन है, 1000 है दोस्तों, कौन है, 10,000 का 10%। इसका पहले वर्ष जो ब्याज मिलता है उसमें 1000 मिलता है, 10,000 का 10% 1000 मिलता है, कितनी बार मिलता है, 1000 एक बार, ठीक है। और ध्यान दो जब 2 वर्ष की बात कर रहे हो, फॉर 2 ईयर, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, जब 2 वर्ष के लिए बात कर रहे हो तो ध्यान दो 1000 और 1000 को कितनी बार मिला, 2 बार, और ये 100 कौन है, इस 1000 का 10%, ये कितनी बार मिलता है, एक बार। जब दोस्तों हम बात करते हैं फॉर 3 ईयर, ध्यान दो 1000 का 10%, 10,000 का 10% 1000 को कितनी बार मिल रहा है, 3 बार, उसका 10% 100 कितनी बार मिल रहा है, 3 बार, और 100 का भी 10% कितनी बार मिल रहा है, एक बार, ठीक है। यदि आप जाते हो फॉर 4 ईयर, फॉर 4 ईयर, तो ध्यान दो देखो फॉर 4 ईयर में यदि बात करें तो 1000 हुआ, 1000 हुआ, 1000 हुआ, 1000 हुआ, 4 बार मिला, तो कितनी बार मिला, एक बार, दो, 3 बार और 3 6 बार मिला, और 100 का 10% 10, तो एक बार यहाँ, 3 बार यहाँ, यानी 4 बार मिला, और उसका 10% कितनी बार मिला, एक बार। क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, ध्यान दो, देखो क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, ध्यान दो दोस्तों। यदि आपको कहा गया 10,000 रुपए की रेट यदि 10% है, ठीक है, 10,000 रुपए की रेट यदि 10% है, तो फॉर 1 ईयर सीआई बताओ, एक वर्ष के लिए सीआई क्या होगा, फॉर 2 ईयर सीआई बताओ, 2 वर्ष के लिए सीआई क्या होगा, फॉर 3 ईयर सीआई बताओ, 3 वर्ष के लिए सीआई क्या होगा, और 4 ईयर सीआई बताओ तो 4 वर्ष के लिए सीआई क्या होगा। तो दोस्तों एक बात सीखना, यदि आपको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष यदि पूछा है तो हम याद रखेंगे 1 वर्ष के लिए याद रखेंगे 1, क्या करना भी सिखाऊंगा, 2 वर्ष के लिए याद रखना 2 और 1, 3 वर्ष के लिए याद रखेंगे 3 3 1, 4 वर्ष के लिए याद रखेंगे 4 6 4 1, 5 वर्ष के लिए याद रखेंगे 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। ये बातें हमें याद रखनी है। क्या करना है, जान दो एक ही वर्ष है तो 10,000 का 10% कितनी बार, एक बार मिलेगा, 1000 मिलेगा, 1000 आंसर। 2 वर्ष है तो ब्याज कितनी बार मिलेगा, 2 बार, 2 बार कैसे मिलेगा, पहली बार 10,000 का 10% मिलेगा 1000, अगली बार इसका 10% 100 एक्स्ट्रा और मिलेगा, और 2 वर्ष है तो 2 और 1 से गुणा कर देंगे, तो आंसर 2 वर्ष का टोटल ब्याज आएगा 21। ध्यान दो 10,000 का 10% 4 3 ईयर है तो ये आएगा 1000, और 3 बार ब्याज मिलेगा, एक बार मिला, अगली बार इसका 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, अगली बार इसका 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, और 3 वर्ष के लिए गुणा करते हैं 3 3 1 से, तो टोटल ब्याज हो जाएगा 3000 सबको जोड़ना है, टोटल ब्याज कितना। और 4 वर्ष तो ब्याज कितनी बार मिला, 4 बार, तो पहली बार 10,000 का 10% 1000, अगली बार इसका 10% 100, अगली बार इसका 10% 10, और अगली बार ये, और इसको गुणा करना है 4 6 4 1 से, 4 6 4 1 से, तो टोटल ब्याज हो जाएगा 4 6 4 1 4 6 4 1। तो ये कहानी है दोस्तों, फॉर 1 ईयर ब्याज 1000, फॉर 2 ईयर ये, फॉर 3 ईयर ये, और फॉर 4 ईयर ये, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको 1 वर्ष के लिए पूछा, 2 वर्ष के लिए पूछा, 3 वर्ष के लिए पूछा, 4 वर्ष के लिए पूछा, इस तरीके से भी कर सकते हो, या टेबल बना के भी कर सकते हो, 2 तरीके आपके पास हैं। पर दोस्तों ध्यान देना, देखो यदि मेरे को कहा गया कि रुपए वही 10,000 है, बोर्ड पर ध्यान देना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 वर्ष और 73 दिन का, फॉर 1 ईयर और 73 डेज का सीआई याद करो। क्या कह रहा है, 2 ईयर, फॉर 2 ईयर और 6 मंथ का सीआई क्या होगा। क्या कहा गया है, फॉर 2 ईयर सीआई एसआई का डिफरेंस क्या होगा। यानी यदि आपको यदि 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का पूछता तो टेबल बना सकते हो, या आपने 1 2 1 3 3 1 4 6 4 1 याद किया, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें एक कमेंट और ऐड कर लेना, यदि हाँ 5 वर्ष का लिखवा दिया ना, ये याद कर लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, यदि आपको पूछे 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, यानी पूरा नहीं, आधा बीच में यदि पूछता है, कोई बात नहीं धीरज, पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहले अपनी काया को सुखी रखना जरूरी है। ध्यान दो, यदि आपको कहीं भी 1 वर्ष से आगे, 1 वर्ष से पहले, 2 वर्ष से ज्यादा, 2 वर्ष से कम, 3 वर्ष से ज्यादा, 3 वर्ष से कम यदि पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको टेबल बनानी पड़ेगी। मैं टेबल बनाएंगे, पहले वर्ष का एसआई तो कितना होगा, तो पहले वर्ष का एसआई 1000 होगा, सीआई कितना होगा 1000। देखना ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष की बात कर रहे हो, 2 वर्ष से ज्यादा यानी 3 वर्ष की बात कर रहे हो, तो दूसरे वर्ष में जाएंगे, एसआई कितना होगा 1000 होगा, सीआई कितना होगा 1000 प्लस इसका 10% 100 होगा, 2 वर्ष हो गए।
पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा, 3 तक जा रहे हैं, तो तीसरा वर्ष क्या होगा? तीसरा वर्ष का एसआई तो 1000 होगा और सीआई होगा 1000 प्लस इन सब पर एक वर्ष का ब्याज तो 210 हो। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? और यहाँ तक यदि प्रॉब्लम नहीं है तो जान दो, एक वर्ष और 73 दिन, 73 दिन पूरे वर्ष का होता है 1/5 बार। तो एक वर्ष और 73 दिन का सीआई क्या होगा? तो एक वर्ष का सीआई तो जाएगा 1000 और पूरे वर्ष का दूसरे का ब्याज होता है 1100। ध्यान दो, 2 वर्ष की बात करता, पहले वर्ष का ब्याज 1000, दूसरे वर्ष का 1100, बट हमें 1/5 का चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 1000 प्लस 220 और तो टोटल जो ब्याज हो जाएगा वो 1220 हो जाएगा। और 2 ईयर 6 मंथ की बात करें तो 2 वर्ष और 6 माह की बात करें तो पहले वर्ष का ब्याज तो पूरा 1000 होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 1100 है। पहले वर्ष का 1000 है, दूसरे का 1100, 2 वर्ष का तो हो गया। ठीक है, अब साथ में आपको चाहिए 6 महीने का, पूरे वर्ष का नहीं चाहिए, पूरे वर्ष का 1210 है। ध्यान दो, पूरे वर्ष का तीसरे का पूरे वर्ष का 1210 है, 6 महीने का चाहिए तो आधा चाहिए तो 605 आएगा। तो हम कह देंगे 2705 तो 2705 आएगा। पूछ रहा है 2 वर्ष के लिए सीआईएसआई का अंतर, तो पहले वर्ष का अंतर क्या है? 0, दूसरे वर्ष का अंतर क्या है? 100, तो इसलिए 2 वर्ष के सीआईएसआई का जो अंतर होगा वो 100 रुपए होगा। तो इसका मतलब दोस्तों 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर पूछता है तो या तो टेबल से कर लो या 1 2 1 3 3 1 4 6 4 1 इनसे कर लो। बात नंबर 1। बात नंबर 2 जो हमारी आती है, जब 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, 1 वर्ष 3 महीने का, 2 वर्ष 6 माह का पूछे, उस केस में टेबल बनाओ, पहले वर्ष का पूरा रखेंगे, पहले वर्ष का पूरा रखेंगे और दूसरा जो है वो 1/5 वर्ष का ही है, तो पूरे वर्ष का कितना होता है? उसका 1/5। 2 वर्ष से आगे जा रहा है तो 2 वर्ष का पहले वर्ष का पूरा, दूसरे वर्ष का पूरा और तीसरा आधा ही है। यदि आपको 2 वर्ष के सीआईएसआई का डिफरेंस चाहिए तो आपके पास है ये मेथड। आई बात समझ में सबको? देखो अगला पॉइंट सीखो, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो ध्यान दो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कह रहा हूं मैं, सीखना। देखो ध्यान दो, आपने कहा 10,000 रुपए आपने लिए, बोर्ड पर ध्यान देना, 10,000 रुपए आपने लिए, ठीक है, रेट आपकी 10% है, तो पहले वर्ष का सीआई क्या हुआ? ध्यान दो, तो फर्स्ट ईयर का सीआई क्या हुआ? तो आपने कहा 10,000 का 10% तो 1,000। दूसरे वर्ष का सीआई क्या हुआ? सेकंड ईयर का, 2 वर्ष का नहीं, सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर का सीआई क्या हुआ? 1,000 प्लस इसका 10% और तो 1110, फिर 1100। और थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा? तो थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा? तो 1100 प्लस इसका 10% और, तो 1100 प्लस 10% और तो 1210, 1100 प्लस 10% और तो 1100 का 10% कितना होगा? 1210। यदि फोर्थ ईयर का बात करें तो फोर्थ ईयर का सीआई क्या होगा? तो फोर्थ ईयर का सीआई क्या होगा? फोर्थ ईयर का सीआई क्या होगा? तो 1210 प्लस इसका 10%, तो इसका 10% 121 और तो 1331 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले वर्ष का कितना होगा? तो 1000। तो यदि बात करता है एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 1000 फॉर 1 ईयर। और 2 ईयर कितना होगा? तो फॉर 2 ईयर ध्यान देना, 1000 में 1100 जोड़ देंगे तो 2100। और 3 ईयर कितना होगा? 3 वर्ष के लिए कितना होगा? तो 2100 में ये और जोड़ देंगे तो 3310। और फॉर 4 ईयर की यदि बात करें तो ये हो जाएगा 4641। बोलो ठीक है क्या बात? यहां तक पहले वर्ष का कितना है? 1000। दूसरे वर्ष का कितना है? पहले वर्ष का कितना है? 1000। दूसरे वर्ष का कितना है? 1100। तीसरे वर्ष का कितना है? ध्यान देना, तीसरे वर्ष का कितना है? तो 1210। और चौथे वर्ष का कितना है? चौथे वर्ष का, फोर्थ ईयर का, तो आप कहोगे 1331। ध्यान दो, देखो एक बात क्या बात ध्यान दो, जब डिफरेंस 1 ईयर का हो, डिफरेंस 1 ईयर का हो, क्या बात ध्यान देनी है? जब डिफरेंस 1 ईयर का हो, पूरा लिखते हैं, जब डिफरेंस 1 ईयर का हो तो सीआई का रेशियो क्या होगा? 1 ईयर के डिफरेंस के लिए सीआई का रेशियो क्या होगा? बताओ, 1000 और 1100 में रेशियो 10:11 निकाल लो। पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का क्या है? तो 1000 और 10:11। ध्यान दो, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का कितना है? तो कहोगे 10:11। तो बताओ, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का कितना है? तो कहोगे 10:11। इसका मतलब है जब एक वर्ष का डिफरेंस हो तो सीआई का रेशियो आपका रेट 10% होने पर 10:11। यानी मैं कहूं फोर्थ ईयर और चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष के ब्याज का जो रेशियो है वो क्या होगा? तो आप कहोगे 10:11। ध्यान देना दोस्तों, 2 ईयर का डिफरेंस हो तो डिफरेंस जब 2 वर्ष का हो तो 2 वर्ष का मतलब पहले और तीसरे वर्ष का रेशियो निकालो, दूसरे और चौथे वर्ष का रेशियो निकालो। तो ध्यान दो, पहले और तीसरे वर्ष का डिफरेंस 100 और 121 यानी 100:121। ध्यान दो, दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष का तो 1100 और 1331 को मैं काट दूं इससे 11 से तो ये बनेगा 100, ये बनेगा 121, यानी वही रेशियो 100:121। तो क्या मुझे एक बात बताओ, 2 वर्ष के लिए जो रेशियो का डिफरेंस होगा वो 10 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर हो गया क्या? यानी दोस्तों हमारे पास बात ये आ गई कि रेट यदि हमारी कोई भी हो, रेट यदि हमारी 10% हो, रेट यदि हमारी 10% हो तो डिफरेंस 1 ईयर का होने पर
डिफरेंस 1 ईयर का होने पर 2 वर्ष के जो दोनों वर्ष के सीआई हैं उनका रेशियो क्या होगा 10:11। डिफरेंस यदि 2 ईयर का हो तो दोनों वर्ष के सीआई का रेशियो क्या होगा 100:121। डिफरेंस यदि 3 वर्ष का हो तो दोनों वर्ष के सीआई का रेशियो का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1000:1331। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जब भी आपके पास ऐसा है दोस्तों, तो जो भी रेट है उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख लो। तो ए वर्ष का डिफरेंस हो तब तो रेशियो होगा पी अनुपात क्यू, 2 वर्ष का डिफरेंस हो तो पी स्क्वायर अनुपात क्यू स्क्वायर, और 3 वर्ष का डिफरेंस हो तो पी क्यूब अनुपात क्यू क्यूब होगा। क्या बोलो, यस या नो? ध्यान दो बोर्ड पर, यदि मैं कहता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि मैं कहता ध्यान दो, रेट यदि 5% हो और कहा जाए 5वें वर्ष के सीआई और 7वें वर्ष के सीआई का रेशियो क्या होगा। रेट यदि 5% हो तो 5वें वर्ष और 7वें वर्ष के सीआई का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान दो, रेट 5% होने पर 5% को लिखो 1/20। तो 20 से 1 अधिक यानी आपका रेशियो होगा 1 वर्ष के लिए 20 और 21। 1 वर्ष के लिए डिफरेंस का रेशियो होगा 20 और 21। 2 वर्ष का तो स्क्वायर कर दो तो आंसर हो जाएगा 400:441। बोलो, आई बात समझ में? आगे ध्यान दो, आपने कहा 10,000 रुपए यदि मेरे पास है, रेट यदि 10% है, तो फॉर 1 ईयर जो ब्याज होगा वो 1,000 होगा, और 2 ईयर जो ब्याज होगा वो 21 होगा, और 3 ईयर जो सीआई होगा, और 3 ईयर जो सीआई होगा 3 वर्ष के लिए वो 3310 होगा, और 4 यदि सीआई हो, 4 वर्ष का सीआई हो तो 4641 होगा। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि ऐसा मेरे पास है, अब ध्यान दो मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो अमाउंट कितनी होगी, ध्यान दो, ये तो सीआई है तो यहां से लिखेंगे अमाउंट क्या होगी, बताओ मुझे। तो यहां यदि ये सीआई है तो अमाउंट क्या होगा। ये सीआई था, अमाउंट क्या होगा, तो पहले वर्ष का हो जाएगा 11,000, दूसरे वर्ष के लिए 12,100, इसके लिए 13,310, चौथे वर्ष के लिए 14,641। तो ध्यान दो, यदि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो फॉर 1 ईयर की मैं बात करूं तो ध्यान दो, 1 वर्ष के लिए दोनों का रेशियो निकालो, क्या होगा। 1 वर्ष के लिए दोनों का रेशियो निकाले 10:11 आएगा। इस 1 वर्ष के लिए दोनों का रेशियो 10:11 आएगा। इस 1 वर्ष के लिए रेशियो जो आएगा 10:11 आएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो भी यदि डिफरेंस 1 ईयर होने पर तो आ रहा है 10:11। डिफरेंस 2 ईयर होने पर, ध्यान दो, डिफरेंस 2 ईयर होने पर यानी यहां से आ जाओ, डिफरेंस यदि 2 ईयर है तो प्रिंसिपल आपका 10,000 है, तो डिफरेंस 2 ईयर होने पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 2 वर्ष पे, तो 2 वर्ष पे क्या होगा 100:121 होगा, 100:121 होगा। डिफरेंस 3 वर्ष का होने पर तो 10,000 और 1331, यानी डिफरेंस 3 वर्ष का होने पर होगा 1,000 और 1331। इसका मतलब दोस्तों बात वही आ गई कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है 1 वर्ष के लिए, रेट जो भी हमारे पास है उस रेट परसेंटेज को पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखो, और उससे हमारे पास जो भी रेशियो आता है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए यदि A:1, तो 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, स्क्वायर कर देंगे। 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या होगा तो क्यूब कर देंगे। 4 वर्ष के लिए रेशियो क्या होगा तो पावर 4 कर देंगे। तो 4 वर्ष के डिफरेंस पे रेशियो, ये 2 पे, 3 पे, ये 2 पे, ये 1 पे, तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। यानी मैं दोस्तों यदि यहाँ एग्जांपल लेना चाहूं और कहूं मैं आपको कि बताओ 10% की दर से, 10% की दर से फॉर 4 ईयर, 4 वर्ष के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा। 10% की रेट से 4 वर्ष के लिए यदि सीआई से उधार दिया जाए तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे 10% का मतलब हो गया 10, 1/10, तो 10 यदि प्रिंसिपल है, 1 ब्याज है, तो 10:11 रेशियो आएगा 1 वर्ष के लिए। हमें कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए चाहिए, तो 4 वर्ष के लिए पावर 4 कर दो तो ये बन जाएगा 10,000 और ये बन जाएगा 14641। ठीक है साथियों, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि चाहे आप सीआई की बात कर रहे हो लगातार वर्ष में, दूसरे तीसरे में, 1 वर्ष के डिफरेंस पर, तो आपका रेशियो का ये अनुपात भी सेम उसी तरीके से जैसे सीआई ट्रीट करता है वैसे ही प्रिंसिपल और अमाउंट ट्रीट करते हैं। अब आपकी शांति के लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं दोस्तों, या थोड़ा सा शांति हो मन को कि कुछ चीजें हम सीख पाए हैं अब तक, ताकि आप जो है कुछ क्वेश्चन तो करने स्टार्ट करें। इसकी पीडीएफ आज मिल जाएगी आपको, सारे स्टूडेंट्स को ध्यान दो, देखो फटाफट क्वेश्चन करो। मैं चाहता हूं कि आप मेरा स्क्रीन पर क्वेश्चन आने से पहले आप क्वेश्चन को फटाफट टिका दें।
कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा दीपक, कोई भी बात नहीं समझ में आई, आगे समझ में आ जाएगी। ध्यान दो क्या कहा है, 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का एसआई, तो पहले वर्ष का एसआई 1,000 होगा और हर वर्ष का एसआई सेम होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2,000। यदि 2 वर्ष का सीआई चाहिए तो पहले वर्ष का 1,000 होगा, अगले वर्ष 10% ज्यादा होगा तो 1,100 होगा, तो 2 वर्ष का सीआई होगा 2,100, तो आंसर हो जाएगा 2,000 और 2,100। दोस्तों जितने भी सीआई में क्वेश्चन होते हैं प्रिंसिपल, रेट और टाइम और सीआई अमाउंट के होते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ये बात इंपॉर्टेंट है जिस बात को मैं समझा रहा हूं। आपको पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे सीआई में 2 तरीके के क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिलेंगे, और एग्जाम में जो 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं उनमें पहला क्वेश्चन होता है जहां पी और आर बताओ, और दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें ओनली आर बताओ। पी और आर पता तो क्वेश्चन को टेबल से कर लो, और ओनली आर बताओ तो पी अज्यूम करो, कैसे करते हैं सिखाऊंगा मैं आपको। पी अज्यूम करो और फिर टेबल से कर लो। यानी क्वेश्चंस को टेबल से करना आसान है या रेट इफेक्ट से करना आसान है, बट करना आसान कब है, जब क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ बना लें कि प्रिंसिपल और रेट यदि क्वेश्चन में दिए हैं, क्वेश्चन में प्रिंसिपल और रेट दिए तो सीधा टेबल बना लेंगे, और रेट यदि गिवन है तो प्रिंसिपल को माना जाएगा, कैसे मानेंगे वो सिखा दूंगा मैं, उसके बाद टेबल बनाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मुझे चाहिए बहुत ही फास्ट और सटीक आंसर चाहिए कि आपका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, सीआई के क्वेश्चन को कितने तरीके से आप कर सकते हैं, एक बार मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, ताकि आपका दिमाग चले, डेवलप हो। सीआई के किसी भी क्वेश्चन को कितने तरीके से आप कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 होता है, तरीका नंबर 1, टीआई निकालो, सीआई क्या निकालो, सीआई। तो सीआई निकालना है तो सीआई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 2 की पावर जो भी टी है में से मूलधन माइनस करो। तरीका नंबर 1, और इस तरीके में लिखते हैं तो मूलधन है अपना 10,000 गुणा रेट है 10, बटा लिखना है 100 की पावर लिखनी है 3 और माइनस प्रिंसिपल कर देना है 1,000, सॉरी 10,000। तो सोल्व जब इसको करेंगे तो दोस्तों बनेगा 10,000 गुणा, ये बन जाएगा कितना 110, तो 110 का क्यूब हो जाएगा 1331 और 3 जीरो, बटा 100 का क्यूब तो 6 जीरो, तो 4 और 2 जीरो से 4 और 2 6 जीरो कैंसिल आउट, तो 13,310 में से 10,000 यदि माइनस कर दें तो आंसर हो जाएगा 3,310। सीआई निकालने का तरीका नंबर 1। सीआई निकालने का तरीका नंबर 2 जो मैंने आपको टेबल सिखाई वो बना लो। पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा 1,000, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा 1,000 प्लस इसका 10% और 100 और, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो तीसरे वर्ष का ब्याज होगा 1,000 प्लस इन सब पर ब्याज 210 और, तो 3 वर्ष का टोटल ब्याज कर दो 3,310। तरीका नंबर 3। तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 3 मैंने आपको सिखाया जो टेबल जैसा ही है, आप यूज ले सकते हो कि 10,000 का 10% कितना 1,000, अगले वर्ष इसका 10% 100, 3 वर्ष तो अगले वर्ष इसका 10% 10 और गुणा कर देते हैं 3 3 1 से, और 3 3 1 से तो आंसर हो जाता है 3,310। तरीका नंबर 3 क्या कहा, 1,000 का 10,000 का 10%, फिर 10%, फिर 10%, 3 वर्ष तो 3 बार निकालेंगे। तरीका नंबर 3 ये होता है। तरीका नंबर 4 क्या होता है, तरीका नंबर 4 क्या होता है बोर्ड पर ध्यान दें। तरीका नंबर 4 होता है पहले वर्ष का 10,000 का 10%, अगले वर्ष इसका 10% जोड़ के लिख लो, अगले वर्ष फिर 10% जोड़ के लिख लो, 3 वर्ष है तो तीनों का जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा 3,310। तरीका नंबर 4 होता है। और तरीका नंबर 5 क्या होता है, जो भी परसेंटेज पढ़ चुके हैं वो पता है कि ब्याज पर ब्याज जब भी लगेगा, चेंज पर चेंज जब भी आएगा तो लगा देते हैं a प्लस बी बाई 100, तो a प्लस बी बाई 100 यदि लगाएं तो बन जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100 और 10 गुणा 10 बटा 100, तो यहाँ से ब्याज परसेंटेज आ गया 21%, यानी 10% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज परसेंटेज है वो 21 है। इसको एक बार और लगाओ क्योंकि 3 वर्ष का निकाला ना, तो 2 का जो रिजल्ट है उसके साथ लगा दो, तो इसको 16 यदि करते हैं दोस्तों तो ये आंसर आ जाता है 33.1%। तो ब्याज अपना हो गया 33.1%, तो 10,000 का 33.1% जब निकालेंगे, 10,000 का 33.1% निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 3,310। तो ये 5 तरीके होते हैं किसी भी सीआई के क्वेश्चन को सोल्व करने के, जब प्रिंसिपल और रेट दोनों पता हो। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा तरीका यूज लेते हैं, टेबल लेते हैं, फॉर्मूला लेते हैं, ब्याज निकालते हैं, फिर ब्याज का ब्याज निकाल के जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कई मॉडिफाइड तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया उसको यूज लेते हुए यदि आप क्वेश्चंस करना चाहो, उसको यूज लेते हुए यदि आप क्वेश्चंस करना चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 10 11 12 तक क्वेश्चन कर सकते हैं, 12 तक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर तक क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और इसका एक तरीका और सिखा देता हूं मैं जाते जाते आपको कि सर बच्चे कुछ लोग सोच रहे हैं सर मेरे में जो तरीका करूं वो तो है नहीं, तो वो भी तरीका आप सीख लो। छठा तरीका होता है कि आपकी रेट कितनी है जी 10% है क्या, रेट कितनी है 10%, और 10% को क्या लिखते हैं 1/10, 10% को क्या लिखते हैं 1/10, तो 10 से आपका कितना हो गया 11, और 3 वर्ष के लिए चाहिए तो क्यूब कर दो तो 1,000 और 1331। अभी सिखाया था ना प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना। अभी मैंने आपको कहा था कि जब भी रेट 10% है तो 1 वर्ष के लिए अमाउंट का रेशियो जाएगा 10:11, 3 वर्ष के लिए रेशियो चाहिए तो 1,000 अनुपात 1331। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो आप, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और बाकी क्या कैसे पढ़ाना है वो मुझे पता है, थोड़ा सा ज्ञान कम दिया करो मेरे भाई, ठीक है। ध्यान दो, देखो प्रिंसिपल यदि आपका 10% है और एक ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना होगा 11, कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए, आपको कितने वर्ष के लिए चाहिए 3 के लिए, और 3 के लिए चाहिए तो एक काम करो क्यूब कर दो, तो ये आ गया रेशियो किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सीआई। तो ध्यान दो बोर्ड पर 1,000 की वैल्यू 10,000 है तो 331 की वैल्यू क्या होगी, तो 3310, ये तरीका नंबर हो जाएगा 6। तो किसी भी क्वेश्चन में सीआई निकालने के ये 6 तरीके हैं, ठीक है। और दोस्तों आप यदि चाहते हो कि आप सीखें और ज्ञान नहीं दें, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं सीखूं और एग्जाम में करके आऊं, तो मैं कहीं जब छोड़ूंगा ना कि अब सीआई कंप्लीट हो गया तब आपके ज्ञान की आवश्यकता होगी, तो आप मुझे दे सकते हैं, है ना। और उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज तक आपके पास ज्ञान बचा ही नहीं, आज तक ही नहीं दे पाएंगे तो आगे भी कहां से देंगे। एक भाई लिख रहा है कि सब 3 वर्ष की इफेक्टिव रेट एक साथ बताओ, एक साथ क्या बताओ, सब समझा दूंगा, 1 मिनट में नहीं होता। अभी सीआई ऐसा नहीं है, आप लोगों में कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, मैं फ्री गाइड आपके लिए नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। मैं एक बात कर रहा हूं, आप लोगों को सब कुछ 1 ही मिनट में चाहिए होता है, और उस 1 मिनट के कारण हम क्या करते हैं, वो ट्रेन छूट जाती है जहां हमें पहुंचना होता है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अब तो कोर्स आप लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट, अब तो समझ गए होंगे यार मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूं।
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने पढ़ाया है उन चीजों को उसी तरीके से बंडल बना के बार बार रिवीजन करें ताकि सिलेक्शन की लिस्ट में आए। मिलते हैं, किसी को बुरा लगा तो सॉरी दोस्तों, पढ़ाई करो, मस्त रहो, थैंक यू।